ये कैसा मजाक है? ऐसा क्यों है? वास्तव में अभी भी दुश्मन है और डेंग फैंग मर चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसा है तो हमारे पिछले सभी प्रयासों का क्या मतलब था? हर कोई जमीन पर घुटने टेक चुका था, उनकी आंखें निराशा से भरी थीं, उनकी आवाज़ें टूटने से भरी थीं। इस समय बाई जून के पास कोई सच्ची क्यूई नहीं थी। वह अविश्वास से काले वस्त्रधारी व्यक्ति को देखता रहा। दूसरे पक्ष की हर हरकत अहंकार से भरी थी। वहां खड़े रहने मात्र से किसी के लिए भी विरोध करने के बारे में सोचना असंभव था। ये कौन है? ऐसी दमनकारी शक्ति किसके पास हो सकती है? इस समय जुवानवु गेट के संप्रदाय मास्टर ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, आतंक और घबराहट में चिल्लाया, रात्रि राजा! ये रात्रि राजा है। ये रूप बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। हम खत्म हो गए। रात्रि राजा वास्तव में पुनर्जीवित हो गया है। खासकर जब उसने चंदू के पीछे दुष्ट जुवानवु के अंधेरे संस्करण को देखा, वह और भी असंगत हो गया। अपने सिर को पकड़कर घबराहट में चिल्लाया, जुवानवु क्यूई वास्तव में नाइट किंग द्वारा अवशोषित कर लिया गया है, चुना हुआ नष्ट हो गया है। दुनिया बड़ी अराजकता में गिरने वाली है। ये खत्म हो गया है। भविष्यवाणी सच हो गई है। हम सब करेंगे। उफ! इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर सके, अचानक चपटे संपीड़ित कैन की तरह जुवानवु गेट के शोर करने वाले संप्रदाय के मास्टर को एक अज्ञात बल द्वारा तुरंत मांस की पेटी में दबा दिया गया था। हर किसी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उनकी सांस एक पल के लिए रुक गई। डी मृत! वह कैसे मर गया? इस समय मानो लापरवाही से एक कीड़े को कुचलते हुए चंदू की भावहीन आवाज बोली, बहुत ज्यादा बातें। बहुत सारे लोग भी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी ने देखा और चंदू को धीरे से अपना हाथ उठाते देखा। गर्जना! उसके पीछे ईविल जुवानवु ने तुरंत एक भयंकर दहाड़ लगाए। धमाका! आसमान से काले अग्नि स्तंभों की धारियां उतरीं। ताली ताली ताली! उफ उफ! बस एक सांस में अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट लगातार जले हुए मांस के टुकड़ों में कुचल दिए गए। भय, पतन और निराशा लगातार फैल रही थी। ये तथ्य कि वे अब तक टिके रह पाए, ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वे प्राचीन मार्शल जगत के जीनियस थे। लेकिन जीनियस भी, उन्हें इस क्षण शक्तिहीनता का एहसास हुआ। अपनी सच्ची क्यूई के बिना वे वध के लिए मेमने बन गए। धमाका धमाका! एक पल से भी कम समय में वह क्षेत्र तुरंत बहुत खाली हो गया, मानो उसने कोई छोटा सा काम किया हो। चंदू अपना हाथ वापस खींच लिया, शांति से शेष उपस्थित लोगों को देखा और धीरे से कहा, अब तोप का चारा साफ हो गया है। हालांकि मैंने अपने बहुत से लोगों को भी खो दिया है। इसलिए आपकी दृढ़ता के पुरस्कार के रूप में मैं आपको एक विकल्प देता हूं। पहला, मृत्यु। दूसरा, मेरे सामने आत्मसमर्पण करो। बज़! लियू जियानिक्सिंग ने अपने आसपास के लोगों को एक एक करके मरते देखा। उसका दिमाग बहुत पहले ही खाली हो गया था। उसका शरीर पहले से ही दूसरों के खून से लथपथ था। मृत! सभी मर गए, इतनी आसानी से मारे गए। और दूसरे पक्ष ने क्या कहा? उसने चंदू को खाली देखा। इस बिंदु पर भी दूसरे पक्ष को अभी भी उम्मीद थी कि वे उसके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। शांगगुआन म्याओइन ने अपनी दर्शक मानसिकता को दूर कर दिया। उसने थकावट का नाटक किया और जमीन पर बैठ गई। अगर उसे नहीं पता होता कि उसका स्वामी नाइट किंग है, तो शायद उसने सचमुच सोचा होगा कि वहां खड़ा प्राणी नाइट किंग है। चाहे वह दमनकारी शक्ति हो, स्वभाव हो, छवि हो या यहाँ तक कि तरीके भी हो, सब नाइट किंग जैसे ही थे। ये बात उसके स्वामी को बतानी ही होगी। नकली नाइट किंग, ये राक्षसी पथ संप्रदायों द्वारा रचा गया कोई भ्रम नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा एक संगठन है। हालांकि वह वास्तव में अपने अन्य दो साथियों के साथ आंतरिक ध्वनि संचार का उपयोग नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से वर्तमान स्थिति को हल करने का कोई रास्ता निकालना ही था। इसलिए उसने मन ही मन कहा, मुरोंगसी, क्या आप इस व्यक्ति की ताकत बता सकते हैं? मैं नहीं बता सकती, लेकिन एक बात मैं पुष्टि कर सकती हूँ। क्या ये व्यक्ति सिर्फ अपने रुख से भयानक रूप से मजबूत है? कोई विचार? व्हाइट लॉर्ड्स, मुझे परेशान मत करो, मैं अभी मृत होने का नाटक कर रही हूँ। ठीक है, इन दोनों से पूछना व्यर्थ है। शांगगुआन म्याओइन ने खुद को संभाला और सोच में पड़ गई। उसके मालिक के अनुरोध के अनुसार उन्हें धर्मी गुट में घुसपैठ करनी थी। वर्तमान स्थिति से वे वास्तव में पहले ही सफलतापूर्वक घुसपैठ कर चुके थे। ये सिर्फ इतना है कि सब कुछ खत्म होने के बाद प्रभाव सबसे अच्छा होगा। तो अब जो करने की जरूरत थी वह जियांगहाई के प्रभारी व्यक्ति बाई जून को वर्तमान स्थिति से बचने में मदद करना था। ये कैसे किया जाए? अगर उसने अपनी छिपी हुई ताकत जाहिर कर दी तो अपनी पिछली थकान को कैसे समझाएगी? इससे सिर्फ शक ही पैदा होगा। खैर, अगले ही पल शांगगुआन म्याओइन की आंख के कोने में एक आकृति ने अपनी तलवार जमीन पर टिकाकर खुद को सहारा दिया। वह जम गई। फिर उसने देखा निंगकियान खून से लथपथ खड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखें अपार क्रोध से भरी थीं। ये 16 वर्षीय लड़की पहली बार नाइट किंग की क्रूरता देख रही थी। उसने अपनी तलवार उठाई, चंदू की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाई, ये कैसा मजाक है?
ये कैसा मजाक है? आप इतनी आसानी से ऐसा कैसे कह सकते हैं? खोए हुए लोग, इनाम, आपके सामने आत्मसमर्पण। वास्तव में क्या आप इतने सारे जीवन लेते हैं? जैसे ही ये शब्द कहे गए, हवा तुरंत एक पल के लिए शांत हो गई। शांगुआन म्याओइन ने निंगकियान की ओर देखा, चुपके से उसकी प्रशंसा कर रही थी। उसके सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल ठंडा और हृदयहीन था। वह आपकी बातों से बहुत अधिक क्रोधित हो जाता और आपको एक ही हथेली के वार से मार डालता। कितने अफसोस की बात है, वास्तव में मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ छोटी लड़की, आखिरकार तुम एक जीनियस हो। लेकिन अब मैं केवल अलविदा कह सकता हूँ। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी। चंदू ने केवल शांति से बात की, धीरे धीरे एक ऐसा उत्तर दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन, क्या आपको परवाह है? आपने कितनी चींटियों पर पैर रखा है? सबकी सांसें अटक गईं। शांगुआन म्याओइन ने भी इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं की थी, और चंदू के खतरे के स्तर का उसका आकलन एक बार फिर बढ़ गया। एक पल की स्तब्धता के बाद निंगकियान की अभिव्यक्ति असीम क्रोध में बदल गई। उसने अपने हाथ में तलवार को कसकर पकड़ लिया, चंदू को गौर से घूरते हुए। मैं बहुत सोच रही थी, तुम्हारे जैसा कोई। फिर जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो उसकी पुतलियां सुनहरी हो गई थीं और उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से दृढ़ हो गई थी। मैं निंगकियान हूँ, ड्रैगन किंग माउंटेन की 33वीं पीढ़ी की शिष्या। मैं इस जीवन में शपथ लेती हूँ, मैं हमेशा नाइट किंग का पीछा करूंगी और उसे मार डालूंगी। धमाका, जैसे ही उसके शब्द निकले, भिन-भिना सुनहरी सच्ची क्यूई के फटने लगे। बाई जून चौंक गई। ड्रैगन क्यूई, ये ड्रैगन क्यूई है। निंगकियान के शरीर पर ड्रैगन क्यूई आभा बहुत मजबूत है। क्या ये ड्रैगन किंग माउंटेन की नींव है? चंदू ने दूसरे पक्ष को देखा, असहाय महसूस कर रहा था। क्या यह मूल महिला प्रधान का मूल संचालन है? हर मोड़ पर शक्ति से फूटना है ना? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, योजना पहले से ही लगभग पूरी हो चुकी है। ये परीक्षण करने का एक अच्छा समय है अपनी क्षमताओं का। ये सोचते हुए बाहरी रूप से वह धीरे से बोला, दिलचस्प। जैसा कि उसने कहा, गुरगल गुरगल। एक काले रंग की लंबी तलवार अचानक चंदू की हथेली में दिखाई दी। फुश, ईविल जुवानवो प्रेत गायब हो गया, और चंदू का स्वर भी इस समय अविश्वसनीय रूप से अभिमानी हो गया। मुझे जीनियस पसंद हैं। यदि आप मुझे हरा देते हैं तो मैं आप सभी को छोड़ दूंगा। यदि आप हार जाते हैं तो आप सभी को मरना होगा। इस दौरान मैं केवल अपनी तलवार का उपयोग करूंगा। निंगकियान तुरंत इस अभिमानी रवैये से अभिभूत हो गई। उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और आगे बढ़ी। भाड़ में जाओ, दुष्ट राक्षसी पथ। चंदू ने खनक खनक खनक। निंगकियान का हमला तेज था। उसकी सुनहरी चमकती तलवार रात में उड़ते उल्का की तरह हवा को चीरती हुई सीधे चंदू पर निशाना साध रही थी। उसकी तलवार की गति बढ़ती और शक्तिशाली थी। प्रत्येक वार में भयानक बल था। हालांकि इस तरह के भयंकर हमले का सामना करते हुए चंदू शांत दिखाई दिया, जैसे कि उसने पहले ही निंगकियान की चालों को देख लिया हो। चंदू की लंबी तलवार उसके हाथ में हल्के से घूम रही थी, एक नर्तकी के पंख की तरह फुर्तीली, जो निंगकियान के हर हमले का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम प्रतीत होती थी। हमेशा तलवार की नोक उसके कपड़ों को छूने से ठीक पहले सहजता से जवाब देती थी। जब सुनहरी लंबी तलवार और काली तलवार की धात्विक सिम्फनी गूंजती थी तो चंदू के होठों पर एक चंचल मुस्कान आ जाती थी। निंगकियान का दिल जलन से भर गया। उसने पाया कि जिस क्षण उसकी तलवार से टकराती, चंदू की आकृति अचानक धुंधली हो जाती, मानो वह हवा में बदल गया हो। जब वह होश में आती तो वह ये देखकर चकित हो जाती कि उसकी भयंकर तलवार का वार शून्य क्षेत्र में घुस गया था। दूसरी ओर चंदू की आकृति ठोस हो गई। उसकी काली तलवार हल्के से निंगकियान की तलवार की रीढ़ को छू रही थी, जिससे एक तीखी आवाज पैदा हो रही थी। दोनों की तलवार क्यूई के कारण आसपास की हवा विकृत हो गई। धूल उड़ी, लेकिन एक कण भी चंदू को नहीं छू पाया। उसकी तलवारबाजी शून्य क्षेत्र में विचरण करने वाले किसी स्वर्गीय देवता की तरह थी। उसके कदम बादलों के बीच से उड़ते हुए ड्रैगन की तरह थे, हर कदम पूरी तरह से रखा हुआ, धमकी भरा और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन। वह समझ गई थी कि चंदू की ताकत उससे कहीं ज्यादा है, और हर बार जब कोई हमला आसानी से हल हो जाता तो उसके दिल में थोड़ा गुस्सा भर जाता। सबकी मौत, प्रतिद्वंद्वी की जीवन के प्रति उपेक्षा, उसकी अपनी कमजोरी, इन सब बातों ने निंगकियान को अपने सामने इस दुष्ट दानव पंजे को तुरंत मार डालने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे चंदू और निंगकियान के बीच लड़ाई तेज होती गई, आसपास की भीड़ इस असाधारण द्वंद्व युद्ध से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई। लियू जियानिक्सिंग की निगाहें दोनों आकृतियों पर टिकी थीं। तलवारों की हर झनकार के साथ उसकी हृदय गति तेज हो रही थी, हर छिड़काव और हमले के साथ तनाव बढ़ रहा था। जैसे ही उसने चंदू को देखा, निंगकियान के हमलों को शालीनता और आसानी से हल करते हुए, वह हौंफने से खुद को नहीं रोक सका। उसका दिल पूरी तरह से स्तब्ध था। आखिर इस आदमी ने ऐसी तलवारबाजी कैसे सीखी? वह इतना ताकतवर क्यों है? ये स्पष्ट रूप से सिर्फ तलवारबाजी थी, स्पष्ट रूप से कोई साधना तकनीक इस्तेमाल नहीं की गई थी। क्यों? वह इतना ताकतवर क्यों है?
क्या उसकी साधना न केवल गहन है बल्कि उसकी तलवारबाजी भी इतनी निपुण है? नाइट किंग, क्या वह सचमुच इतना ताकतवर है? तो फिर उसने हमें मार क्यों नहीं दिया? इसके बजाय वह यहाँ निंग कियान से तलवारबाजी से लड़ रहा है। अचानक लियू जियानिक्सिंग को कुछ समझ आया। यहाँ तक कि बाई जून के चेहरे पर भी शक्तिहीनता छा गई। चंदू उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था, इसलिए उसने उन्हें सीधे तौर पर खत्म नहीं किया। धिक्कार है एक सच्चे महाशक्ति के सामने। हम वास्तव में बहुत कमजोर हैं। लेकिन कोई मौका नहीं था। बाई जून ने निंग कियान की ओर देखा। अगर नाइट किंग में थोड़ी सी भी विश्वसनीयता होती तो वह तलवारबाजी हारने के बाद उन्हें जाने देने के लिए राजी हो जाता। हालांकि यह अपमानजनक था, लेकिन अभी जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका था। रात्रि राजा, आप बहुत घमंडी हैं। आप यह नहीं समझते कि ड्रैगन किंग माउंटेन के शिष्य की अंतिम तलवारबाजी का गहन सत्य क्या है। यह अफवाह है कि ड्रैगन किंग माउंटेन के दूसरे शिष्य के रूप में निंग कियान ने बहुत पहले ही उस अंतिम चाल में महारत हासिल कर ली थी। जब तक वह इसका इस्तेमाल करती है तब ये लड़ाई निश्चित रूप से जीती जाएगी। निंग कियान की तरफ से उसने अपने मन को शांत करते हुए हमला किया। शांत हो जाओ निंग कियान, शांत हो जाओ। सोचो कि मास्टर्स ने आपको ड्रैगन किंग माउंटेन पर कैसे सिखाया। निंग कियान, आपके पास अपने वरिष्ठ भाई से कम प्रतिभा नहीं है, लेकिन आपका व्यक्तित्व बहुत आवेगी है। क्रोध को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। तर्कसंगत रूप से सोचें, तर्कसंगत रूप से प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी का पता लगाएं। निंग कियान, ध्यान से देखें। चाहे वह तूफान की तरह कैसे भी हमला करे, प्रतिद्वंद्वी हमेशा इसे तोड़ने का एक तरीका ढूंढ ही लेता था। वह प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं सकती थी, नहीं वह उसके करीब आ सकती थी। चूंकि ऐसा था, निंग कियान ने एक निर्णय लिया। लड़ाई के एक और दौर के बाद खनक दोनों तलवारें पार हो गईं। अंत में एकदम सही घुमाव में फुर्सत चंदू की काली तलवार निंग कियान के कंधे में जा लगी। खून बिखरा। निंग कियान का पीला चेहरा उसकी हार को व्यक्त करता हुआ प्रतीत हुआ। चंदू को कुछ महसूस हुआ और उसने धीरे से कहा, तुम हार गई। हार गई। हालांकि निंग कियान ने अपेक्षित हताशा नहीं दिखाई, बल्कि केवल उपहास किया, और फिर उसका पूरा शरीर ड्रैगन के आकार की सच्ची क्यूई के साथ फट गया। धमाका। तुम हार गए, मर जाओ। ड्रैगन हेड स्वॉर्ड क्यू की धारियां अचानक निंग कियान से चंदू की ओर चलीं। अंतिम चाल। ड्रैगन दहाड़। फुसफुसा फुसफुसा फुसफुसा। अनगिनत ड्रैगन हेड स्वॉर्ड क्यू ने चंदू के शरीर पर वार किया। बस एक सांस में चंदू इन भयंकर हमलों से नष्ट हो गया। धूल का एक कण भी नहीं बचा। धमाका। निंग कियान हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें मौत से बच निकलने के एहसास से भर गईं। दिव्य ड्रैगन तलवार कला की अंतिम चाल, ड्रैगन दहाड़। इसके लिए उसे अपने ड्रैगन सार का सेवन करना था और ठीक होने में वर्षों लगेंगे, लेकिन ये सब इसके लायक था। लियू जियानिक्सिंग ने यह दृश्य देखा और अचानक उसे यह कुछ हास्यास्पद लगा। जीता, जीता। बाई जून को भी कुछ अविश्वास हुआ, लेकिन जमीन पर पड़ी राख ने पुष्टि कर दी कि चंदू मर चुका है। नाइट किंग मर गया है। उसने निगल लिया, लेकिन क्यों? उसके दिल की बेचैनी क्यों नहीं मिटी? शांगुआन, म्याओइन और बाकी लोगों के मन में भी यही विचार आया। कुछ तो बहुत गड़बड़ है, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। उसके दिल में अजीब सी भावना अब चरम पर पहुंच गई थी। सब कुछ बहुत संयोग था। पहले नाइट ऑर्गेनाइजेशन का अचानक हमला, फिर घेराबंदी के लिए मार्शल आर्टिस्ट्स का जमावड़ा। जमावड़ा स्थल भी व्यूह का केंद्र था। फिर काले वस्त्रधारी लोग दौड़कर आए और उन्हें केंद्र का महत्व बताने के लिए चिल्लाए। फिर यह नकली नाइट किंग प्रकट हुआ और फिर मारा गया। इतनी सारी चीजें इतने हास्यास्पद कथानक के साथ कैसे समाप्त हो सकती हैं? एक हास्यपूर्ण बी फिल्म भी इतनी बेतुकी नहीं होगी। निश्चित रूप से अगले ही पल, हे दिलचस्प। ताली ताली ताली। सबके कानों में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। धमाका। सब ने ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि चंदू, जिसे राख हो जाना चाहिए था, अब अंधेरे से बाहर निकल रहा था और शान से ताली बजा रहा था। उसने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, निंग कियान, है ना? तुम वाकई बहुत दिलचस्प हो। आपकी ताकत बुरी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से आप फिर भी असफल हो गए। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। निंग कियान तुरंत स्तब्ध रह गई और फिर उसके दिल में डर की लहर उठी। क्यों आप अभी भी जीवित क्यों हैं? मुझे लगता है कि आप यही कहना चाहते हैं, है ना? चंदू ने अपनी काली तलवार पकड़ी, निंग कियान के अनकहे शब्दों का मजाक उड़ाते हुए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। निंग कियान ने अवचेतन रूप से जमीन पर राख को देखा, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या हो रहा है? मैं अभी किससे लड़ रहा था? निंग कियान को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हालांकि सोचने का समय नहीं था। फुफकार। चंदू ने तलवार घुमाकर निंग कियान के माथे पर निशाना साधा, जो पूरी तरह से निस्सहाय था। फिर भीड़ को देखा और धीमे स्वर में कहा, कीड़ों के झुंड की तरह, तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य मुझे थोड़ा सुखद अनुभव देना है।
जाहिर है मुझे स्वीकार करना होगा कि मुझे अभी अभी थोड़ी खुशी का अनुभव हुआ है। कृपा के तौर पर मैं तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं सहने दूंगा। ये कहते हुए चंदू ने अपनी नज़र निंगकियान पर घुमाई और तलवार तेजी से उसकी ओर घूम गई। और निंगकियान ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो। बाईजून और लियू जियानिक्सिंग ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। शांगुआन, म्याओइन और मुरोंगसी ने एक दूसरे को देखा, किसी भी क्षण कार्रवाई के लिए तैयार। हालांकि इसी क्षण एक अप्रत्याशित बदलाव हुआ। भिनभिनाहट, अच्छा, वह, माफ करना, एक डरपोक आवाज सुनाई दी, जिसके बाद सभी के पैरों के नीचे अनगिनत काले स्थानिक भंवर दिखाई देने लगे। बेहोश कठपुतली चंदू, कठपुतली लाओगाओ और बाई लियान सहित वे सभी अवशोषित हो गए और दूर ले जाए गए। ये सब पलक झपकते ही हुआ और चंदू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अपनी आंखों से सभी को बचाते हुए देख रहा था। एक पल में सरनी का केंद्र खाली हो गया, जिससे चंदू का केवल नाइट किंग संस्करण खड़ा था। कई मिनट तक उस मुद्रा को बनाए रखने के बाद जब उन्होंने पुष्टि की कि आसपास कोई और नहीं है, जैसे एक फिल्म अपने अंत तक पहुंचती है, तनावपूर्ण माहौल तुरंत गायब हो गया। टिल्ड, यह आखिरकार खत्म हो गया है। पंजा चंदू के शरीर से पीछे हट गया, जिससे चंदू की शिकायत भरी अभिव्यक्ति और आवाज का पता चला। लाओगाओ, इधर उधर पड़े रहना बंद करो, जल्दी से उठो। लाओगाओ के शरीर से क्लॉ पीछे हट गया और लाओगाओ ने बेबसी से अपना कंधा रगड़ा। आजकल के जवान भी कमाल के हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। फिर गुरगल, बगल में क्लॉ द्वारा रूपांतरित दुष्ट हृदय, जिसने बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई सोख ली थी, धीरे धीरे हट गया। फिर शीतो, शियाओ बाय और दानव क्लॉ को बाहर थूक दिया। ये धीरे धीरे सिकुड़कर अपने सामान्य आकार में आ गया, फिर चंदू के शरीर पर वापस कूद गया। जी, चंदू ने क्लॉ की फसल को महसूस किया और हल्के से मुस्कुराया। शाबाश, ये भव्य नाटक आखिरकार खत्म हो गया। अब सभी को पता चल जाएगा कि नाइट किंग पुनर्जीवित हो गया है और किंगकियू के अधीनस्थ भी सफेदपोश कर्मचारी बन जाएंगे, जो धूप में खड़े हो सकते हैं और उनका नाइट संगठन से कोई संबंध नहीं होगा। योजना का दूसरा चरण पूरा हो गया था। इसके बाद चंदू ने डैंग फैंग को देखा, जो केवल एक सांस के साथ जमीन पर था। उसकी आंखों में एक अजीब अर्थ दिखाई दिया। टीएस, कितना दयनीय। उसने स्पष्ट रूप से मेइजू से कहा था कि उन सभी को बचाए जिनकी अभी भी सांस बाकी है। लेकिन ठीक है, क्योंकि आप जुवानवु गेट के उत्तराधिकारी हैं, उसने जानबूझकर आपको नहीं बचाया। चंदू ने अपना हाथ उठाया और एक तेज कांटा डैंग फैंग के मस्तिष्क में घुस गया, जिससे उसके बचने की किसी भी संभावना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। फिर उसने क्लॉ को प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को अवशोषित करने और उसे अपने शरीर के अंदर संग्रहित करने दिया। इस भाई बहन की कहानी को भी पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता था। अंत में चंदू ने अपनी उंगलियां चटकाईं। स्नैप, खूनी रंग गायब हो गया। चंदू खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने लाओगाओ और अन्य लोगों से कहा, मिशन पूरा हुआ, चलो वापस चलते हैं। ये कहते हुए उसने शीतो और शियाओ बाई की ओर देखा। ओह ठीक है शीतो, शियाओ बाई, आप दोनों ने इस मिशन में बहुत अच्छा काम किया है। ये व्यर्थ नहीं था कि मैंने विशेष रूप से डेमन क्लॉ को आपको बाहर लाने के लिए कहा था। अगली बार जब मैं आपसे मिलने आऊंगा तो मैं आपको कैंडी खरीदूंगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। धन्यवाद सर, हम निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे। शीतो और शियाओ बाई उत्साह से चिल्लाए। चंदू ने थोड़ा सिर हिलाया। हम आखिरकार एक मामला हल हो गया। अगला, मुझे अपने प्यारे किंगकियू के साथ अच्छा समय बिताने की जरूरत है। किंगकियू, मेरे किंगकियू, मुझे आपकी बहुत याद आती है। इससे पहले किंगकियू की भावुक स्थिति ने चंदू को कुछ हद तक रोकने में असमर्थ बना दिया था। अगर योजना न होती तो वह वास्तव में किंगकियू की कोमलता में डूबे रहना चाहता। लेकिन किंगकियू आज रात बहुत थकी हुई है, मैं कल सुबह जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या किंगकियू जानती है कि आज रात वह कितनी बोल्ड थी। वह वास्तव में रोई, परेशान हुई और मेरे साथ प्यारी हरकतें की। लेकिन अचानक लाओगाओ ने प्यार से याद दिलाया, यंग मास्टर, क्या आप भूल गए कि आपका कठपुतली चंदू घायल और बेहोश था? आप कल लेंग परिवार के पास तरोताजा महसूस करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना? चंदू, लानत है, मैं इसके बारे में भूल गया था। लाओगाओ, एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट के लिए मजबूत रिकवरी होना ठीक है ना? हे यंग मास्टर, कृपया मजाक करना बंद करें। यहाँ तक कि मुझे कमजोर होने का नाटक करना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेरा किंगकियू। चंदू जमीन पर अंधेरे और टेढ़े मेढ़े ढंग से रेंगने और मरोड़ने लगे। डेमन क्लॉ और अन्य ... लेंग परिवार, जियो लेंग यहाँ लौट आए। ये जानने के बाद कि नकली नाइट किंग का सारा तांडव चंदू उस कड़ाही ने किया था, उसे अब उसकी सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं रही। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे अपने दूसरे स्वरूप की तरह कड़ाही से प्यार हो गया था,
यह महज एक चिंता थी कि अगर वह मर गया तो वह उसे स्थायी संवेदी इनपुट प्रदान नहीं कर पाएगा। दूसरी मंजिल पर जाते हुए जियो लिंग ने पास से गुजरते हुए लेंग लिंग र को स्पोर्ट्स रूम में फर्श पर गहरी नींद में सोते देखा। विज्ञान के अनुसार जल्दी सोना और जल्दी उठना शरीर के लिए अच्छा होता है, इसीलिए उसने लेंग लिंग र को उसी समय तुरंत सुलाने का फैसला किया। ये सिर्फ जियो लिंग ने लेंग लिंग र को फर्श पर लेटे हुए देखा। उसने एक पल सोचा और दूसरे पक्ष की टांग खींचने का फैसला किया, उसे बिस्तर पर घसीटने का विकल्प चुना। रोमांस उपन्यासों के पुरुष पात्रों के अनुसार वे जमीन पर सोने या वॉशबोर्ड पर घुटने टेकने का कड़ा विरोध करते थे। लिंग र की बड़ी बहन होने के नाते जियाओ लिंग को लगा कि दूसरे पक्ष में थोड़ा बहन जैसा प्यार जगाना जरूरी है। बस ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष को उसके बारे में कुछ गलतफहमी थी। उसे लेंग लिंग र का वह भयभीत भाव याद आया जब उसे पता चला कि वही बाहर आए है। वह अचानक थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसे अब दूसरे पक्ष के दिल के खून की जरूरत नहीं थी। वह और उसका दूसरा रूप सुकून महसूस कर रहे थे, इसलिए उसे भी सुकून और खुशी महसूस करनी चाहिए। इसके बजाय वह डर क्यों रही थी, जियाओ लिंग को समझ नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि सीखना जारी रखना जरूरी है। जब उसका दूसरा रूप सो रहा था तो इस शरीर को भी काम करते रहना था। सबसे पहले उसे अपने सीखे हुए परिणामों की जांच के लिए कड़ाही ढूंढनी थी। उसका दूसरा रूप बार बार कहता रहा कि उसे यह या वह समझ नहीं आया। जियाओ लिंग ने ये सोचते हुए, हालांकि उसके चेहरे पर भाव नहीं थे, उसकी भौहें धीरे से थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे अपने दूसरे रूप की तुलना में शारीरिक द्रवों को अवशोषित करने और अपनी धारणा को बेहतर बनाने में सक्षम होना चाहिए। मैं इसे कड़ाही में साबित करूंगा। बिल्कुल, ये सब बदला लेने के लिए है। भिनभिनाहट, खामोश खाली सड़क पर एक एक करके काले भंवर दिखाई दिए। प्लॉप प्लॉप, बाईजून और बाकी लोग एक एक करके पकौड़ों की तरह नीचे गिर पड़े। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। क्या हो रहा है? हम बच गए। लियू जियानिक्सिंग थोड़ा हतप्रभ था। क्या वे अभी लगभग मर ही नहीं गए थे? उन्हें किसने बचाया? इसी समय वह डरपोक आवाज फिर उनके कानों में पड़ी। क्या तुम सब ठीक हो? मुझे कुछ उपचार विधियां पता हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? बिल्कुल, अगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो भूल जाओ। माफ करना, इतना कहने से तुम्हें घिन आएगी। आखिरकार मैं ऐसा इंसान हूं जो दोस्त नहीं बना सकता। बाईजून और बाकी लोग दंग रह गए। फिर उन्होंने मुड़कर देखा। उन्होंने वहां दो आकृतियां खड़ी देखीं। एक अंधेरी रात में रक्त लाल गुलाब की तरह थी, एक सुंदर घातक आभा से भरी हुई। दूसरी थोड़ी घबराई हुई थी, और जब सब लोग उसकी तरफ देखते तो उसकी नजरें सहज ही दूसरी तरफ चली जाती, उसके हाथ घबराहट से आपस में जुड़ जाते। वे दोनों मेईजू और यूशिंगजू थीं। शांगुआन म्याओइन ने दूसरे पक्ष की तरफ देखा, उसका दिल गुस्से से भर गया। कितना परेशान करने वाला। मेईजू फिर से क्यों है? वह हर जगह क्यों है? बाइलियान को भी ऐसा ही लगा। हालांकि वह एक लाश होने का नाटक कर रही थी, वह जानती थी कि नए लोग वही नया इंसान और उसकी सबसे नफरत करने वाली मेईजू हैं। धिक्कार है, मेईजू को फिर से दिखावा करने का मौका मिल गया। बाईजून को नहीं पता था कि उसके सामने वाले दो लोग कौन हैं, लेकिन कम से कम उसे इतना तो पता था कि उन्होंने उन्हें बचा लिया है। इसलिए वह खड़ा हुआ, अपने हाथों को एक साथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। हमें बचाने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? ये सुनकर मेईजू ने एक पल सोचा, फिर कहा, मेईजू, वह यूशिंगजू है। शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात हमारी साझा दुश्मन है। रात के पुनरुत्थान के साथ एक और ताकत का मतलब एक और सुरक्षा है। दुनिया की शांति के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। ये सुनकर बाईजून ने राहत की सांस ली, ये समझते हुए कि दूसरा पक्ष उनके पक्ष में था। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। माफ करना, ये कहना हास्यास्पद है, लेकिन हम दर्जनों दिनों से हाई अलर्ट पर हैं। फिर भी हम रात के राजा की नज़रों से बच निकले। अगर आपकी मदद न होती तो शायद हम सब वहीं मर जाते। ये सुनकर मेईजू ने मुरोंगसी और बाकी लोगों की ओर देखा, जिन्होंने उसे न पहचानने का नाटक किया। वे शायद वहां नहीं मरते। हालांकि इस नकली रात के ऑपरेशन ने उसे चौंका दिया। आखिरकार गुरु का मिशन धर्मी पक्ष में घुसपैठ करना था, और चंदू का अंतिम कार्य वहां उपस्थित सभी लोगों को बचाना था जिनकी सांसें अभी भी शेष थीं। तो उसने जमीन पर पड़े बेहोश कठपुतली चंदू पर चुपके से नजर डाली। अब मैंने न सिर्फ तुम्हें बचा लिया है, पांचवां काम पूरा कर लिया है, बल्कि अपने गुरु द्वारा सौंपा गया मिशन भी पूरा कर लिया है। जहां तक डेंग फैंग की बात है, जुवानवू गेट के उत्तराधिकारी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से नहीं बचेंगे। यह एक ही तीर से तीन शिकार करने जैसा है। मेरे गुरु जरूर मेरी बहुत प्रशंसा करेंगे, और मैं चंदू के मुंह से अपने छोटे भाई का ठिकाना भी जान पाऊंगी। एक बार पता चलने पर मैं तुरंत अपने गुरु को चंदू का असली चेहरा बता दूंगी। इस खतरनाक आदमी को तुरंत खत्म कर दूंगी।
यही सोचकर मेइजू ने धीरे से सिर हिलाया, फिर यू शिंगजू की ओर देखा। जाओ और उन्हें ठीक करो। ओह, यू शिंगजू घबराई हुई वहां आए। उसने सबको ठीक करना शुरू कर दिया। अपनी अनोखी क्षमता के कारण वह किसी भी साधना तकनीक को सिर्फ एक बार देखकर ही सीख सकती थी। ठीक है, उसने कठपुतली चंदू को उपचार लेते हुए देखा। उसके दिल में उत्सुकता का एक संकेत दिखाई दिया। अब चंदू से उसके छोटे भाई के बारे में जानकारी मांगने का समय आ गया है। अगली सुबह लेन परिवार के यहाँ। कमरा एक विशाल और मुलायम बड़े बिस्तर पर पतले घूंघट जैसी सुबह की रोशनी से घिरा हुआ था। लेन किंकियू के काले बाल उल्कापिंड के झरने की तरह धीरे धीरे शुद्ध सफ़ेद तकिए पर गिर रहे थे। उसका सोया हुआ चेहरा शांत था, उसकी लंबी पलकें धीरे धीरे फड़फड़ा रही थीं, मानो हल्की हवा में धीरे धीरे नाच रही हों। इस सुकून भरी सुबह में लेन किंकियू की पीठ और कंधों में हल्का सा दर्द धीरे धीरे उसके दिल में फैल गया, जैसे वह धीरे धीरे उठी हो। हम टिल्ड मुझे पूरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है? लेन किंकियू उठकर बैठ गई और अपने शरीर को तान लिया। उसके चेहरे पर उसकी आधी जागती अवस्था में एक लड़कियों जैसी मासूमियत झलक रही थी। उसकी आंखों के कोनों में उसकी बूंदों की तरह नींद का एहसास बेहद साफ और मनमोहक लग रहा था। वह धीरे से उठी, उसकी मुद्रा सुरुचिपूर्ण और शांत थी, उसके काले बाल उसकी चाल के साथ हल्के से लहरा रहे थे। फिर वह खिड़की के पास गई, पर्दे हटाए और खुद को गर्म और जीवंत सुबह की रोशनी में पूरी तरह से नहा लेने दिया। खिड़की खोली, उसने ताज़ी हवा की एक गहरी सांस ली, बाहर से आती हल्की हवा को अपने ऊपर महसूस किया। केवल 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। लेन किंकियू की पहले से ही असाधारण याददाश्त, जो आम लोगों से कहीं बेहतर थी, इस समय धीरे धीरे एक हास्यास्पद और शर्मनाक याद को याद करने लगी। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, वे स्मृति के टुकड़े एक रहस्यमय शक्ति द्वारा सक्रिय होते हुए प्रतीत हुए, अचानक उसके दिमाग में उमड़ पड़े। उसकी आंखें अचानक खुल गईं, उसके हाथ पर्दों को कसकर पकड़े हुए थे। उसने अपनी हथेलियों में नमी महसूस की और उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। लेन किंकियू के गालों पर एक हल्का आड़ू सा रंग चढ़ा, फिर वह रंग गहरा होता गया और अंततः एक धधकती लौ की तरह ज्वलंत और स्पष्ट हो गया। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए, उसकी आवाज़ शर्म और अनिश्चितता से भरी हुई थी और वह खुद से फुसफुसा रही थी, रुको, क्या मैंने कल रात चंदू के साथ कुछ किया था? लेन किंकियू का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। वे यादें, वे अचानक भावुकता के आवेग, रोना और चंदू के प्रति बिगड़ल व्यवहार, यहाँ तक कि वह शिष्ट अंतरंग कुतरना, चाहे वह इसके बारे में कितना भी सोचे, यह ऐसा कुछ नहीं हो सकता था जो वह करती। नहीं, असंभव, बिल्कुल असंभव। वह बुदबुदाई, यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसका इतना अस्त व्यस्त पक्ष हो सकता है। उसने अपना चेहरा ढांक लिया, उन बेतुकी छवियों को अपनी चेतना के सबसे गहरे हिस्सों में वापस लाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, ये सब नकली होना चाहिए, सब एक सपना, सब कुछ। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में हिलोरें शांत नहीं हो सकीं। इस पल, ज्यादा सोचना बंद करो, ये सब सच है। दूसरा मैं, तुम कल रात बहुत बोल्ड थे। जियो लेन की आवाज़ अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। दूसरे पक्ष के शब्द हल्के और सहज थे, फिर भी उन्होंने लेन किंकियू के दिल पर भारी हथौड़े की तरह वार किया। बिल्कुल नहीं, तुम गंभीर हो। क्या तुमने मेरे शरीर को नियंत्रित किया? जियो लेन, बोलो, अन्यथा मैं ऐसा कैसे कर सकता था? यह इसलिए होगा क्योंकि आप चंदू के शारीरिक तरल पदार्थों को अवशोषित करना चाहते थे, इसलिए आपने मुझे नियंत्रित किया। ये सब आपकी गलती है। लेन किंकियू ने असंगत रूप से बोलना शुरू कर दिया। हालांकि जियो लेन, जो सामान्य रूप से पलटवार करता, इस समय आश्चर्यजनक रूप से चुप था, जवाब दे रहा था, आपने जो कुछ भी कहा वह सही है। जैसे ही ये शब्द निकले, लेन किंकियू टूट गई और शर्म और गुस्से से जियाओ लेन को डांटने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने जो कुछ भी कहा वह सही है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरी छवि का क्या होगा? मैं चंदू का सामना कैसे करूंगी और चंदू मुझे कैसे देखेगा? सब खत्म, वो आहा, सब कुछ खत्म। मेरी ठंडी और अलग छवि। जियाओ लेंग ने लेन किंकियू को देखा, जो अपना संयम खो चुकी थी और रोने लगी थी। उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि चंदू ने उसकी दूसरी छवि को वाकई बहुत बदल दिया है। इस कड़ाही में ऐसा क्या जादू है? ये मुझ जैसे दूसरे इंसान को इस तरह कैसे प्रभावित कर सकती है? अरे, मैं तुमसे और भी ज्यादा मिलने के लिए उत्सुक हूँ। और बस फिर लेन किंकियू के दिमाग में अचानक एक संदेश आया। ये शांगुआन म्याओइन का था, जो कल रात हुई नकली नाइट घटना के नतीजों के बारे में था। ... कुछ मिनट बाद लेन किंकियू ने सब कुछ सुलझा लिया। साथ ही वह थोड़ी हैरान भी थी। क्या कल रात पास में एक दुष्स्वप्न बलिदान सरणी सक्रिय हुई थी? क्या जियांगहाई में आने वाले लगभग सभी संप्रदायों का सफाया हो गया? क्या जुवानवु द्वार नष्ट हो गया? भाग्यवान की मृत्यु हो गई? क्या नकली रात में वास्तव में इतनी ताकत है? क्या आपने सफलतापूर्वक धर्मी गुट में घुसपैठ की? लेन किंकियू का दिमाग उलझन में पड़ गया।
क्या हो रहा था? एक रात सोने के बाद उसके कंधों पर दबाव अचानक इतना हल्का क्यों महसूस हुआ? क्या हो रहा है? क्या वह कल रात चंदू के साथ ऐसा वैसा नहीं कर रही थी? बिना किसी कारण के अचानक इतनी सारी चीजें कैसे समाप्त हो गईं? इस समय शांगगुआन मियाओइन, जो दूर जियांगहाई अस्पताल में घायल होने का नाटक कर रही थी, उसे अचानक कुछ याद आया। वैसे मास्टर, चंदू घायल हो गया है और अब गु परिवार में पड़ा है। अगर यह पहले होता तो शांगगुआन मियाओइन ने निश्चित रूप से कुछ व्यंग्यात्मक शब्द कहे होते, लेकिन उसने पहले ही अपना सबक सीख लिया था, क्योंकि उसके मास्टर ने उसके सामने चंदू का मजाक उड़ाने के लिए उसे डांटा था। इसलिए वह केवल मन ही मन चंदू का मजाक उड़ाएगी। बेशक वह सिर्फ सतह पर एक मोहरा था। अगर उसके मास्टर को पता भी होता कि चंदू घायल है तो भी वह निश्चित रूप से बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देती। समझ गया, शाबाश। अपने गुरु की आवाज मन ही मन सुनकर शांगगुआन मियाओइन और भी खुशी से मुस्कुराए। हे टिल्डम, मेरे मास्टर वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं। हालांकि शांगगुआन मियाओइन के विचारों के विपरीत डिस्कनेक्ट होने के बाद लेंग किंग क्यू की तरफ से उसके चेहरे पर एक अराजक भावना फैल रही थी। चंदू वास्तव में घायल है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अभी उससे मिलने जाना चाहिए? लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं कि मुझे पता है कि वह घायल है? वह घृणित नकली संगठन, क्या वे उन संप्रदायों से ईमानदारी से नहीं निपट सकते थे? उन्हें निर्दोष लोगों को चोट क्यों पहुंचानी पड़ी? मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, जियाओ लेंग, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी गो परिवार के पास जाने की जरूरत है। चंदू वास्तव में, उसे ऐसी चीजों में क्यों शामिल होना है? क्या ये हो सकता है कि उन शापित संप्रदायों ने उसे मजबूर किया हो? कितने बुरे लोग हैं। जियाओ लेंग ने यह सुनकर कुछ सोचा। उसका स्वर थोड़ा अस्वाभाविक था। ये वास्तव में एक अच्छा विचार है। हमें वास्तव में कॉलड्रॉन की जांच करनी चाहिए यदि वह घायल हो। आप अपनी बहन को भी ला सकते हैं और उसकी मदद ले सकते हैं, इसलिए ये दूसरे मुझे बहुत असामान्य नहीं लगेगा। ये सुनकर कि जियाओ लेंग ने भी उसका समर्थन किया। इसके अलावा आज शनिवार था और लिंग स्कूल से छुट्टी पर थी और उसके पास समय था। ध्यान से विचार करने के बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। कुछ मिनट बाद नीचे, हालांकि सामने वाला व्यक्ति उसकी बहन जैसा दिख रहा था, लिंग के चेहरे पर बहुत घबराहट और डर था, क्योंकि कल रात वाला अस्तित्व फिर से प्रकट हो गया था। उसने घबराहट से अपने सामने लेंग किंग क्यू को देखा और झिझकते हुए पूछा, बहन, क्या तुम मेरी बहन हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेंग किंग क्यू पहले तो सोच रही थी कि दूसरे पक्ष को कैसे समझाए, लेकिन वह तुरंत दूसरे पक्ष के शब्दों से स्तब्ध रह गई। उसने ठंडे चेहरे से भौहें चढ़ाईं और डांटते हुए कहा, लिंग, अभी तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। तुम्हारे जीजा घायल हैं और घर पर पड़े हैं। तुम और मैं उनसे मिलने गो परिवार जा रहे हैं। हमेशा बकवास मत सोचो। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम उन अश्लील किताबों को पढ़ती हो कि तुम्हारे मन में ऐसे बेतुके विचार आते हैं। फुफकार, ये जानी पहचानी 3 भाग वाली बहन वाली डांट और यह जाना पहचाना संबोधन, ये निश्चित रूप से उसकी बहन है। लिंगर की आंखों में आंसू आ गए। वाह, बहन वापस आ गई। बेशक उसे जो अजीब लगा वह यह था कि क्या युगो कल रात बिल्कुल ठीक नहीं था। आज उसे चोट कैसे लगी? क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि वह कमजोर था? बेशक उसकी बहन का सक्रिय रूप से उससे मिलने को तैयार होना भी युगो और उसकी बहन के बीच अनुकूलता को सुधारने का एक अवसर था। इसलिए उसने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि मेरी एक दोस्त है जो चंदू के साथ उसी विला क्षेत्र में रहती है। मैं उसे फोन करती हूँ और उसे हमें वहां ले जाने के लिए कहती हूँ। गु परिवार एक बड़े बिस्तर पर, चंदू मम्मी की तरह बंधा हुआ उस पर लेटा हुआ था। उसके बिस्तर के चारों ओर पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट चिकित्सा कर्मी थे। उसकी माँ सुमन चंदू का हाथ पकड़े हुए, गु त्यानमिंग, ये सब तुम हो, ये सब तुम ही हो जो हमारे बेटे को मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में घसीटना चाहते थे। मैंने तुमसे कहा था कि मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि हमारा बेटा एक सुरक्षित और सामान्य व्यक्ति होगा। वाह, अब मैं क्या करूं? बेटा मेरा यान। गु त्यानमिंग पास खड़ा चंदू को देख रहा था, जो लगभग वापस नहीं आ पाया था, बहुत व्यथित महसूस कर रहा था। उसने अपनी मुठियां भींच ली, उसका चेहरा गंभीर था। रात उसने इसमें शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन चून की यान को इसमें घसीटा गया था तो, और चंदू को भी पता था कि वह अपने अभिनय को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कर रहा है। उसने खांसी की, उसकी आवाज कमजोर थी। पिताजी, माँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बस मुझे चिंता है कि हमारी किंग क्यू को मेरी हालत के बारे में पता नहीं है। क्या आप उसे बता सकते हैं कि मैं हाल ही में थोड़ा अस्वस्थ हूँ? ये सुनकर, हालांकि सुमन इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि उसकी बहू अंधी है, फिर भी उसने सिर हिलाया और सहमति जताई। यान, चिंता मत करो, मैं किसी को भेजकर उसे बता दूंगी। लेकिन तुम भविष्य में फिर से इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। तुमने अपनी माँ को सचमुच मौत के घाट उतार दिया। चंदू ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया। ठीक है,
क्लिक टिल्ड। गु तियानमिंग और सुमन चले गए, केवल पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट नर्सिंग स्टाफ को अंदर छोड़कर। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, सुमन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसके होठों से हत्या के इरादे से भरे शब्द फूट पड़े। मैं सू परिवार के पास वापस जा रही हूँ। ये सुनकर गु तियानमिंग एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर भी सहमति में सिर हिलाया। यान यान के ठीक होने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर सुमन के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़े, फिर उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। वह गु तियानमिंग के आलिंगन में झुक गई और फिर से सुबकने लगी, यान यान, मेरी बेचारी यान यान। दूसरी तरफ त्यानहु गुफा विला क्षेत्र के भीतर जहां गु परिवार रहता था, 3 आकृतियां रास्ते पर चल रही थीं। यान परिवार की युवा कुमारी यान किंग किंग, जिसका शरीर मर्दवादी था, जिसे उन्होंने लंबे समय से नहीं देखा था, ने बंद आंखों वाली ठंडी और खूबसूरत महिला को कुछ आश्चर्य से देखा, जिसे लेंग लिंगर सहारा दे रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, कितनी सुंदर बड़ी बहन है। उसकी पलकें कितनी लंबी हैं। उसकी त्वचा कितनी गोरी है। बिल्कुल नहीं, क्या ये लेंग किंग की हो सकती है? लेंग लिंगर ने यान किंग किंग की निगाहों को नोटिस किया, इसलिए उसने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, तुम क्या देख रहे हो? ये सही है, यह मेरी बड़ी बहन है, अफवाह वाली दुनिया की प्रतिभाशाली, मेरे बहनोई की अच्छी पत्नी। लेंग किंग, आउच। इससे पहले कि वह पूरी कर पाती, लेंग किंग क्यू ने उसे एक जोरदार मुक्का मारकर बाधित कर दिया। लेंग किंग क्यू ने हल्की सांस ली। उसका व्यवहार ठंडा और सुरुचिपूर्ण था, फिर भी आकर्षण में कमी नहीं थी, और उसके होठों से स्पष्ट शब्द निकले, युवा मिस यान, हमें अंदर लाने के लिए धन्यवाद। लिंग र परिपक्व है, मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। लेंग किंग क्यू की आवाज़ सुनते ही यान किंग किंग दंग रह गई। ऐसी मधुर आवाज़, शर्मिंदगी की एक लाली तुरंत उसके चेहरे पर फैल गई। आह आह आह, ये ठीक है, मैंने भी लंबे समय से चंदू को नहीं देखा है, इसलिए उसे एक साथ देखने जाना अच्छा है। जैसे ही ये शब्द निकले, लेंग किंग क्यू अचानक सतर्क हो गई। त्यानहु गुफा में विला नंबर 1 चंदू परिवार का निवास था। पहली मंजिल का बैठक कक्ष। क्या तुमने कहा था कि यान परिवार की यान किंग किंग 2 लोगों को लेकर आई थीं, ये कहकर कि वे चंदू से मिलना चाहती हैं? दोनों ने लेंग परिवार से होने का दावा किया। सुमन ने भौहें चढ़ाईं और रिपोर्ट करने आए अधीनस्थ की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। लेंग परिवार, 2 लोग, क्या ये लेंग किंग क्यू हो सकता है? ये सोचते ही सुमन के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया, मानो उसे कुछ सूझ गया हो। हाँ, बिल्कुल सही समय पर। अगर वह व्यक्ति सचमुच वही लेंग किंग क्यू थी जिसके बारे में चंदू ने बात की थी, तो वह अपनी होने वाली बहू को परख सकती थी। अगर वह बिगड़ल और नासमझ थी, तो मुझे, उस बूढ़ी माँ को, उसे रोकने के लिए दोष मत दो। ये सही है, सुमन को शेन वानर के साथ एक बार पहले ही नुकसान हो चुका था, और वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा फिर से उस मुसीबत में पड़े। गु तियानमिंग, जो उसके बगल में था, ने सुमन के इरादे भांप लिए और झिझकते हुए कहा, मुरोंग, तुम हमारी बहू के लिए मुश्किलें खड़ी तो नहीं कर रहे होगे, है ना? हम तो क्या हुआ, मैं तो बस यही चाहता हूं कि चंदू एक सामान्य जिंदगी जिए, और उस सामान्य जिंदगी के लिए वह किसी अंधे से शादी कैसे कर सकता है? लेकिन अगर तुम मुझसे मिलो और बहू के रूप में उससे बहुत संतुष्ट हो जाओ तो क्या होगा? हाँ, गु तियानमिंग, शादी के इतने सालों बाद क्या तुम मुझे समझ नहीं रही हो? अगर मैं चंदू को जिंदगी भर अविवाहित भी रहने दूं, तो भी मैं उसे किसी बिगड़ल और नासमझ अंधे से शादी नहीं करने दूंगा। क्या तुम शेन वानर को भूल गई हो? ओह, तुम उससे मिली भी नहीं हो, तो तुम ये क्यों मान रही हो कि उसका व्यक्तित्व ऐसा है? गु तियानमिंग, चुप रहो, बस देखो मैं इसे कैसे संभालता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। कुछ मिनट बाद लेंग लिंग र के सहारे लेंग किंग क्यू गु परिवार के मुख्य द्वार में हल्के से चली। वाह बहन, चंदू का घर कितना बड़ा है, लेंग लिंग र ने लेंग किंग क्यू से फुसफुसाते हुए कहा। हम अपने शिष्टाचार का ध्यान रखना। हालांकि लेंग किंग क्यू यहाँ चंदू से मिलने आई थी, फिर भी किसी कारण से जब भी वह उसके माता पिता के बारे में सोचती, तो उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति उमड़ पड़ती, मानो वह सचमुच माता पिता से मिलने आए हो। हालांकि यह अजीब अनुभूति जल्दी ही गायब हो गई। नाइट किंग बनने के बाद लेंग किंग क्यू पहले ही किसी भी परिस्थिति से विचलित न होने की स्थिति में पहुंच चुका था। बेशक चंदू एक अपवाद था, लेंग किंग क्यू ये भी समझती थी कि वह अंधी लगती है, और चंदू की मां होने के नाते, जो जियांगहाई के एक उच्च परिवार से ताल्लुक रखता था, उसके मन में उसके बारे में कुछ शंकाएं तो होंगी ही। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह यहाँ केवल चंदू से मिलने आई थी और दूसरों की राय की परवाह नहीं करती थी। अगर चंदू भविष्य में अपनी माँ या बड़ों की बात मानकर उसे छोड़ भी देता है, चलो इसके बारे में नहीं सोचते। गु परिवार के आंगन में प्रवेश करते हुए दोनों करीने से काटी गई झाड़ियों से होते हुए बैठक कक्ष में पहुंचे। बैठक कक्ष में सुमन सोफे पर आंखें बंद करके आराम कर रही थी।
उसके हाव भाव में एक सौम्य अधिकार झलक रहा था, जिससे आमतौर पर जीवंत रहने वाली लेंग लिंगर की भी सांस अनायास ही रुक गई। उसने लेंग किंगक्यू के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कितनी प्रभावशाली महिला है! क्या ये चंदू की माँ है? बहन, मैं बहुत डरी हुई हूँ, बहुत घबराई हुई हूँ। क्या बाद में कोई नाटकीय दृश्य होगा, जैसे टीवी शो में होता है, जहां वह आप पर करोड़ों फेंक देती है और आपको अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहती है? एक पल से भी कम समय में। नमस्ते मैडम सू, मैं और मेरी बहन चंदू से मिलने आए हैं। लेंग किंगक्यू की आवाज़ ताज़ा और सुरुचिपूर्ण थी, जिससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से असाधारण रूप से सुखद महसूस करता था। कम से कम ऊपर एक निश्चित व्यक्ति ने अपने किंगक्यू रडा को लगातार बीप करते हुए महसूस किया। हे, तो वह आखिरकार यहाँ है। उसकी आवाज़ काफ़ी मधुर है। मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू है जो मेरे चंदू को इतना आकर्षित करता है। बेशक, मैं निश्चित रूप से आपकी बहुत सख्ती से जांच करूंगा। शेन वान एयर की उस घटना को दोहराने से बचने के लिए। सुमन ने आवाज़ सुनी। उसकी नज़र सबसे पहले लेंग किंगक्यू के चेहरे पर पड़ी। सामने वाले की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके शरीर से एक अलौकिक आभा निकल रही थी। वह हरे बांस की तरह लंबी और सुंदर थी। लेंग किंगक्यू का चेहरा आंखें खोले बिना भी एक बेदाग पेंटिंग जैसा लग रहा था। उसकी हर बनावट बारीकी से उकेरी हुई लग रही थी। उसकी सुडौल पलकों से लेकर उसके कोमल होठों तक हर अंग में प्राकृतिक निखार और अनोखा आकर्षण झलक रहा था। लेंग किंगक्यू बर्फीले पहाड़ पर उगे एक शानदार बर्फीले कमल की तरह थी, जिस पर धूल का एक कण भी नहीं लगा था और जो इस हलचल भरी और सती दुनिया में भी अपनी पवित्रता बनाए हुए थी। सुमन एकदम से जम गई, फिर उसका शरीर कांपने लगा। काश काश काश, कितनी खूबसूरत बहू! सुमन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर खुशी से आश्चर्य से बेतुकी आवाज में बोली। वह तुरंत आगे बढ़ी, लेंग किंगक्यू का छोटा सा हाथ थामा और प्यार से पूछा, तुम लेंग किंगक्यू हो ना? मेरा बेटा तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। अरे, अगर तुम आ ही रही होती तो पहले बता देती। मैं उसके पापा से तुम्हें लेने आती। आज बहुत ठंड है, देखो तुम्हारे हाथ जम गए हैं। खाना खा लिया? आज हमारे घर पर ही रहना। वैसे तुम मुझे इतना औपचारिकता से क्यों बुला रही हो? क्या तुम्हें मुझे माँ नहीं कहना चाहिए? ठीक है, बाद में मैं चंदू से पूछूंगी कि वह कब शादी की तारीख तय करना चाहेगा। दुल्हन की कीमत की चिंता मत करो, हमारे गू परिवार के मानक पूरे देश में सर्वोच्च हैं। लेंग किंगक्यू चंदू की माँ के प्यार भरे अभिवादनों की बौछार से हतप्रभ रह गई। उसे शुरू में किसी तीखी बहस की उम्मीद थी, लेकिन उसे ऐसे नतीजे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेंग लिंग एयर भी थोड़ा स्तब्ध रह गई। चंदू की माँ से बात करना कितना आसान है। लेंग किंगक्यू ने भारी अंतर से उपजे आंतरिक उथल पुथल को दबाते हुए स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया माँ। चंदू घायल हो गया है और हम सब उसके लिए बहुत चिंतित हैं। तभी गू तियानमिंग, जो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए परछाई से देख रहा था, बाहर आया और सुमन को याद दिलाया, खांसी 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 खांसी। मुरोंग, उन्हें वहां खड़ा मत रखो, वे हमारे बेटे से मिलने आए हैं। उसी समय उसने मन ही मनाह भरी, पत्नी पत्नी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें समझता नहीं, बल्कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे डर था कि तुम ऐसा कुछ करोगी और तुम्हारे मुंह पर तमाचा पड़ेगा। मैं इस बच्ची लेंग किंगक्यू से पहले भी मिल चुका हूँ। वह पढ़ी लिखी और प्रतिभाशाली है और प्रतिभाशाली महिला की उपाधि की सच्ची हकदार है। और हाँ, वह बच्चा चंदू वाकई बहुत भाग्यशाली है। उसे लेंग परिवार की लड़की मिल गई। सुमन ने याद दिलाया और उसे याद आ गया। उसने जल्दी से अपने हाव भाव सुधारे। उसकी आवाज़ में कोमलता आ गई, लेकिन गरिमा बरकरार रही। लेंग किंगक्यू का हाथ छुड़ाते हुए वह हंसी, मुझे माफ़ करना, मैं अपना संयम खो बैठी। फिर उसने लेंग लिंगर और यान किंग की तरफ देखा, तुम सब यहाँ चंदू से मिलने आए हो, है ना? बस चंदू थोड़ा घायल है, बाद में जब तुम उसे देखो तो ज़्यादा हैरान मत होना। सुमन ने लेंग किंगक्यू की तरफ देखते हुए कहा और उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किंगक्यू, एक पल के लिए मेरे साथ आओ। ठीक है। लेंग किंगक्यू को अचानक लगा कि चंदू की माँ से बात करना काफ़ी आसान है। कम से कम उसे उन नाटकीय कथानकों की चिंता तो नहीं करनी पड़ती थी जो लेंग लिंगर हमेशा टीवी पर देखती थी। तो बहन, हम पहले जीजाजी से मिलने चलेंगे। किसी वजह से लेंग लिंगर चंदू की माँ के सामने बहुत आज्ञाकारी व्यवहार कर रही थी। शायद यह उसकी अवचेतन इच्छा थी कि वह अपनी बेअदबी से दूसरे पक्ष पर अपनी बहन के बारे में बुरा प्रभाव न डाले। ये सोचकर लेंग लिंगर ने मन ही मनाह भरी, लिंगर, तुम सचमुच बड़ी हो गई हो। तुम घरवालों के बारे में भी सोचने लगी हो। क्या जीजाजी को इसके लिए तुम्हें एक अतिरिक्त ड्रमस्टिक नहीं देनी चाहिए? चंदू की तरफ विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। चंदू, जो एक मम्मी की तरह बंधा हुआ था, अचानक कांप उठा। उसकी आंखें सुखद आश्चर्य से भर गईं। क्या हुआ? मुझे किंगक्यू की क्यों महसूस हो रही है? नहीं, यह कोई भ्रम नहीं है। किंगक्यू यहाँ है। क्या वह मुझे देखने के लिए यहाँ है?
यह असली है या नकली? चंदू ने सुखद आश्चर्य के साथ दरवाजे की तरफ देखा, खड़े होने की कोशिश करते हुए। किंग-कियू, मेरा किंग-कियू दरवाजे के ठीक पीछे है। आसपास के कई मेडिकल स्टाफ के सदस्यों ने चंदू को पकड़ना शुरू कर दिया, जो इधर उधर हिलने लगा था। यंग मास्टर, कृपया शांत हो जाओ। यंग मास्टर, कृपया अब इधर उधर मत हिलो क्योंकि आपको अभी अभी बांधा गया है। इस यंग मास्टर को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्या वह वास्तव में बीमार है? शोर की झड़ी के बीच चंदू पहले ही सीधा हो गया था। उसने धीरे धीरे घूमते हुए दरवाजे के हैंडल को सुखद आश्चर्य से देखा। अगले ही पल क्लिक टिल्ड दरवाजा खुला। याहू, जीजाजी, हम आपसे मिलने आए हैं। लेंगलिंगर अपने पीले बालों को झुलाते हुए और फल लिए हुए अंदर आए। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, उसने चंदू को देखा, जो मम्मी की तरह सीधा खड़ा था। वह तुरंत खुद को रोक नहीं पाए और हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। उफ, जीजाजी, ये कैसा स्टाइल है? आप दो आयामी दुनिया में एक कमजोर सा युगू जैसे लग रहे हैं जिस पर किसी बड़े खलनायक का असर है। जब उसने देखा कि यह लेंगलिंगर है तो उसकी आंखों का सुखद आश्चर्य तुरंत गायब हो गया, खासकर जब उसने लेंगलिंगर के हाव भाव देखे। प्लॉप, वह बिस्तर पर वापस लेट गया और फिर उदासीनता से बोला, ओह, अरे, तुम्हारा क्या मतलब है? लेंगलिंगर का पतला चेहरा मुड़ गया और वह तुरंत गुस्से से भर गई। वह दौड़कर गई और फल को लापरवाही से एक तरफ रख दिया। फिर उसने चंदू पर आरोप लगाया, बदबूदार जीजाजी, क्या किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जो मेरी बहन नहीं है तुम्हें इतना दुख होता है? अच्छा, तो मुझे सचमुच माफ करना। हे, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम, बगल में यान किंग, जो वहां आया था, मेडिकल स्टाफ को कुछ समझा रहा था। हालांकि लेन किंग को तुरंत न देख पाने से वह थोड़ा निराश था। फिर भी चंदू ने उसकी क्यूई को महसूस किया, इसलिए वह ऐसे उठ बैठा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने अपने आसपास मौजूद मेडिकल स्टाफ की ओर हाथ हिलाया, जिनकी आंखें सदमे से भरी थीं। सब लोग चले जाओ, ये बच्ची मेरी साली है। ये युवा गुरु, लेकिन नहीं है, जल्दी करो और जाओ। ओह, जैसे ही मेडिकल स्टाफ चला गया, कमरा बहुत अधिक विशाल हो गया। चंदू ने बगल से एक सेब उठाया और उसे कुतरने लगा। उसने लेंगलिंगर को तिरस्कार से देखा, तुम और यान किंग क्यों? तुम्हारी बहन कहाँ है? लेंगलिंगर ने चंदू की ओर देखा, जो मम्मी की तरह बंधी हुई थी, फिर भी ठीक लग रही थी। उसकी आंखें थोड़ी अजीब हो गईं, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, ओह, बहन को तुम्हारी माँ ने कुछ बातें करने के लिए बुलाया था। मेरी माँ ने? चंदू थोड़ा हैरान हुआ, फिर जल्दी से पूछा, जल्दी बताओ, जब तुमने मेरी माँ को देखा तो उनका रवैया कैसा था? अगर उन्होंने किंग के लिए मुश्किलें खड़ी की थीं तो अभी बताओ, मैं उन्हें तुरंत ढूंढने जाती हूँ। लेंगलिंगर ने स्तब्ध होकर सुना, फिर हाथ हिलाया, नहीं, तुम्हारी माँ ने जैसे ही मेरी बहन को देखा, इस पल सोने और चांदी के गहनों से भरे एक शानदार कमरे के अंदर, सुमन लेन किंग को ड्रेसिंग टेबल पर ले गई। वह उसके पीछे खड़ी हो गई, हाथ बढ़ाकर लेन किंग के बालों को सहलाने लगी। ये कदम उसे सुकून देने वाला और स्नेहपूर्ण था। किंग, असल में मेरा मूल इरादा चंदू की शादी एक सामान्य लड़की से करवाना था। ये सामान्य शब्द के हर मायने में सामान्य है, मानसिक और शारीरिक रूप से सामान्य, और एक सामान्य परिवार से। वह एक स्थिर जीवन जी सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह इस क्रूर दुनिया में कदम रखे। जब लेन किंग ने यह सुना तो किसी कारणवश उसका दिल अचानक बैठ गया। ऊपर से वह चुपचाप सुन रही थी। बस मैंने अपने बारे में सोचा। मेरे माता पिता ने भी उस समय चंदू के पिता से मेरी शादी का कड़ा विरोध किया था, ये सोचकर कि गो परिवार की ताकत और प्रभाव बहुत कमजोर है और वह मेरे लायक नहीं है। लेकिन प्यार एक जादुई चीज है। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी, फिर भी चंदू के पिता और मैं साथ हो गए। जब मुझे होश आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं लगातार यान के प्यार में बाधा डाल रही थी। सुमन ने लेन किंग के बालों में कंघी करना शुरू कर दिया। उसने लेन किंग को देखा, जिसकी आंखें शीशे में बंद थीं। उसे अचानक समझ आ गया कि चंदू जैसी उम्र की यह लड़की किस दबाव में थी। उसका दिल कांप उठा और उसने आह भरी। गो परिवार उस घटना में शामिल नहीं था। ये सुनकर लेन किंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन जल्दी से उन्हें ढीला छोड़ दिया। उसने धीरे से कहा, हम। सुमन ने एक खूबसूरत डिब्बे से एक हेयरपिन निकाला और उसे लेन किंग के बालों में धीरे से लगा दिया। उसने आईने में लेन किंग को देखा और मुस्कुराई। यह हेयरपिन मुझे मेरी माँ ने शादी के बाद दिया था। यह मेरी होने वाली बहू के लिए है। किंग, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। अगर उस बदमाश चंदू ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो मुझे तुरंत बताओ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर लेन किंग का दिल धड़क उठा। उसने अपने होंठ थोड़े से भींचे और सिर हिलाया। ठीक है माँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मम्मा 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 मम्मा, हमारी किंग कितनी सुंदर और प्यारी है।
सुमन ने तुरंत लेन किंग कियू का सिर पकड़ लिया और उससे अपना सिर रगड़ा। लेन किंग कियू डॉट 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 चंदू की तरफ। वह पहले ही स्थिति को समझ चुका था। ये जानने के बाद कि उसकी माँ भी उसे सचमुच पसंद करती है, उसे राहत मिली और उसने लेंगलिंगर और यान किंग से बातचीत शुरू कर दी। जीजा जी, क्या आपने मेरे लिए वो स्ट्रीमर अकाउंट बनवाया जो आपने कहा था? मैं अब भी एक बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी बनना चाहता हूँ। अगली बार ज़रूर। चंदू ने सेब का छिलका फेंक दिया और बिना सोचे समझे जवाब दिया। परिवार, कौन समझता है? मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुम्हारे लिए कोई स्ट्रीमर सेलिब्रिटी वाली चीज़ सेटअप करने का समय ही कहाँ है। और हाँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अब कैसी दिखती हूँ? तुम्हें परवाह ही नहीं और तुम अभी भी इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने के बारे में सोच रही हो। क्या ये वाजिब है? हमेशा अगली बार ज़रूर। जा यूगो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं अपनी बहन को बता दूंगी कि तुम बीमार होने का नाटक कर रही हो। लेंगलिंगर ड्रैगन की तरह गुस्से से भर गई। क्या नाटक कर रही हूँ? क्या मैं मरीज जैसी नहीं लग रही हूँ? आओ आओ, पास आओ, अपने जीजाजी को दिखाओ कि तुम्हारा सिर अभी भी नर्म है या नहीं। चंदू ने उसे सबक सिखाने के लिए अपना पट्टी वाला हाथ आगे बढ़ाते हुए उपहास किया। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसका शरीर तेजी से बिस्तर पर गिर पड़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ पीले पड़ गए और उसकी सांसें कमजोर और सुस्त होने लगीं। यान किंग और लेंगलिंगर स्तब्ध होकर देखते रहे। लिंगर तो पहले ही अपना सिर पकड़कर बैठी थी, चंदू से पिटने का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? ज़ायूबू को क्या हुआ? अगले ही पल क्लिक टिल्ड, दरवाज़ा खोला गया। एक आकृति को अंदर आने में मदद की गई। लेन क्यू बहुत तेजी से चली, एक परिचित लेकिन कमजोर क्यूई को महसूस कर रही थी। उसका दिल जकड़ गया था। सुमन ने लेंगलिंगर और यान किंग को देखा। लेंगलिंगर तुरंत समझ गई, लेकिन उसने चंदू को घूरा जो बिस्तर पर लेटा था, उसे अपनी आंखों से छोड़ने का आग्रह कर रहा था। धिक्कार है, कैसी बीमारी! ये सब नकली है। एक मम्मी की तरह लिपटा हुआ है, लेकिन उसकी हरकतें किसी से भी तेज हैं। धिक्कार है, क्या ये सब बहन को आकर्षित करने की आपकी चाल है? धिक्कार है कुत्ते के आदमी पर। लेंगलिंगर ने गुस्से में आकर यान किंग को बाहर खींच लिया, जिसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। किंग क्यू, तुम यहीं यान से बात करो, माँ पहले बाहर जाएंगी। ये कहते हुए सुमन ने चंदू की तरफ भी देखा, जो पीले होंठों और दर्द से बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने आंखें बंद की और जल्दी से वहां से चली गई। जोर से रोने से डर रही थी। एक पल के लिए कमरे में सिर्फ चंदू और लेन किंग क्यू ही बचे थे। लेन किंग क्यू पलंग के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। हालांकि उसे पहले से ही पता था कि चंदू कल रात के झगड़े में घायल हो गया था, फिर भी जब उसने सचमुच चंदू की क्यू को टिमटिमाती मोमबत्ती की लौ की तरह महसूस किया तो उसकी आवाज़ कांप उठी। इस पल उसका सामान्य संयम भी उसके मन के पीछे चला गया। किंग क्यू, तुम यहाँ हो? चंदू ने कमजोर कर्कश आवाज में कहा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। लेन किंग क्यू ने कांपते हुए चंदू के पट्टी लगे हाथ को पकड़ा, फिर धीरे से उसे सहलाया। जब उसने देखा कि उसका पूरा शरीर लपेटा हुआ है तो वह खुद को रोक नहीं पाए। उसकी आवाज़ भर्रा गई। कैसे? तुम इतनी बुरी तरह घायल कैसे हो गए? मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया बहुत खतरनाक होती है। मैंने तुमसे कहा था न कि ज़्यादा जोर लगाओ। फिर भी ऐसा ही हुआ। रात में उलझना हमेशा खतरा लेकर आता है। चंदू वाकई घायल था और इतनी बुरी तरह। दूसरा मैं, कड़ाही, वह। जियाओ लेंग, चुप रहो। चंदू इस तरह घायल है, तुम और क्या करना चाहते हो? मेरा मतलब है, चुप रहो। चंदू ने लेंग किंग क्यू की तरफ देखा, जिसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे और उसे पता था कि उसने ये नाटक सफलतापूर्वक किया है। इसलिए उसने अपना असली रूप दिखाते हुए कमजोरी से कहा, किंग क्यू, मुझे नहीं पता कि मैं और कितना जी पाऊंगा। अगर, मेरा मतलब है अगर तुम मुझे चूम सको तो मैं बिना किसी पछतावे के मर जाऊंगा। जरूर, अगर नहीं तो हम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही चंदू के होठों से शहद जैसी एक कोमल मीठी अनुभूति हुई। उसके बगल वाली महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी हरकतें धीमी थीं, मानो उसे चोट पहुंचने का डर हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। लेन किंग क्यू का दिल अशांत लहरों की तरह उमड़ पड़ा। उसके गालों पर शर्म की आग जल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर चंदू के लिए उसका दर्द ज्यादा गहरा था। वह जानती थी कि चंदू अब बुरी तरह घायल हो चुका है और उसकी हर सांस दर्द से भरी होगी। बस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरी पीठ सहला रहा है? मुझे अचानक चंदू जैसा क्यों लग रहा है कि हरकतें और तेज हो रही हैं? चंदू की क्यों तेज और तेज होती जा रही है? इस समय जियाओ लेंग की आवाज़ धीरे से सुनाई दी। दूसरा मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि हंडा बिल्कुल ठीक है। जैसे ही ये शब्द निकले, लेन किंग क्यू का दिल मानो एक तेज रोशनी से चमक उठा हो और फिर उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। उनके होंठ अलग हो गए,
फिर उसने एक गहरी सांस ली और पूछा, चंदू अब तुम्हें कैसा लग रहा है? चंदू ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा था और अभी भी एक पल पहले की कोमलता में डूबा हुआ था। वह अभी भी चोट लगने का नाटक कर रहा था और करा रहा था, मुझे अच्छा लग रहा है, काश मैं इसे फिर से कर पाता। क्या ऐसा है? लेन किंग कियू के चेहरे पर धीरे धीरे दया आ गई और फिर जैसे ही चंदू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, उसने हाथ बढ़ाकर चंदू के चेहरे को जोर से दबाया और रगड़ा। गू यान, तुमने मुझे धोखा देने के लिए बीमार होने का नाटक किया था। उफाह, किंग कियू, मेरी बात सुनो, भाड़ में जाओ तुम। चंदू के इस खुलासे पर उसे एक पल के लिए भी दुख नहीं हुआ। इस समय बिस्तर पर बैठा व्यक्ति, किंग कियू, क्या यह आरामदायक है? चंदू ने धीरे से पूछा। उसकी उंगलियां लेन किंग कियू के कंधों को धीरे से सहला रही थीं, हालांकि वह खुद पट्टियों में लिपटा हुआ था, किसी छोटे से सफ़ेद पहाड़ की तरह। मैं असल में अपनी ताकत छिपाने के लिए घायल होने का नाटक कर रहा हूँ। लेन किंग कियू ने अपनी बाहें मोड़ लीं और बेरुखी से हंसते हुए कहा, हे। ये देखकर कि इसका कोई असर नहीं हो रहा, चंदू ने अपनी दिव्यपद मालिश तकनीक का उपयोग करते हुए कहा, किंग कियू, मेरे अच्छे किंग कियू टिल्ड, मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था टिल्ड। तुम्हें भी पता है कि मुझे तुम्हारी कितनी याद आए। अच्छा हुआ कि उसने यह बात न कही होती, लेकिन एक बार जब उसने कहा तो लेन किंग कियू झुंझलाहट से भर गया। अगर तुम्हें सचमुच मेरी याद आती तो तुम ऐसी खतरनाक हरकतें न करते। लेन किंग कियू के स्वर में गुस्से की झलक थी। उसने अपना सिर घुमाया, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने चंदू को घूरते हुए कहा, तुम हमेशा किस्मत से बच निकलते हो, लेकिन ये कब तक चलेगा? क्या तुम्हें लगता है कि वे दुश्मन दया दिखाएंगे? चंदू, तुम रात की क्रूरता को कम मानते हो। सिर्फ रात ही नहीं, बल्कि संप्रदाय के वे लोग भी। क्या तुम्हें लगता है कि वे सब अच्छे लोग हैं? गलत, उन्हें तो बस तुम्हारे परिवार के प्रभाव की परवाह है। अगर तुम उनके लिए बेकार हो तो वे तुम्हें छोड़ देंगे। लेन किंग कियू के शब्द अचानक आए तूफान जैसे थे, तेज और कांपते हुए। उसके दिल में भावनाओं की लहरें उठ रही थीं, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी चिंताएं बेबुनियाद नहीं थीं। वह इस दुनिया की बेरहमी को किसी से भी बेहतर समझती थी। इस बार तुम खुशकिस्मत थे और ज्यादा घायल नहीं हुए, लेकिन अगली बार क्या होगा? क्या तुम्हारी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी रहेगी? क्या तुम्हें लगता है कि वे दुश्मन तुम्हारे द्वारा नियुक्त कलाकार हैं, कि वे तुम्हें हमेशा जाने देंगे? चंदू, तुम मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया को कम मानते हो। बिल्कुल, अगर तुम मौत की मांग पर अड़े हो तो जाओ, मैं बस यूं ही दिखावा करूंगी कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। लेन किंग कियू की आवाज़ भी उसकी तीव्र भावनाओं के कारण थोड़ी कांप उठी, क्योंकि वह मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया की क्रूरता जानती थी और समझती थी कि रात का रूप धारण करने वाले लोग कैसे रात जैसा दिखने के लिए खुद को बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं। इसलिए वह चिंतित थी कि पहले से ही इसमें शामिल चंदू को कितना नुकसान होगा। इस बार वे बच गए क्योंकि मेइजू और यू जिंगजू ने हस्तक्षेप किया और उन्हें वापस ले आए। लेकिन अगली बार क्या होगा? उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि यह बदमाश कल रात जो कुछ किया था उसके बाद फिर से ऐसा खतरनाक काम करेगा। सौभाग्य से मेइजू उन्हें बचाने के लिए गई, अन्यथा वह वास्तव में नहीं जानती कि क्या करना है। लेन किंग कियू को स्वीकार करना पड़ा। चंदू के मरने के विचार मात्र से वह सांस लेने में असमर्थ हो गई। उसका दिल ऐसे दुख रहा था मानो चाकू से काटा गया हो। जियाओ लेन कभी कभी सच बोलता था। वह चंदू की वजह से बहुत ज्यादा बदल गई थी। इस आदमी की वजह से इतना भावुक हो जाना, ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ होगा। चंदू अपने अंत में स्तब्ध था। किंग कियू, क्या वह वास्तव में मेरे लिए इतनी चिंतित है? मूल कहानी का वह आदमखोर खलनायक, अब क्या वह वास्तव में उससे नर्म पड़ गया है? उसकी आवाज़ में हल्का कांपना था, उसके शब्द तीखे लेकिन उसके लिए चिंता से भरे थे। इसके अलावा उसकी आंखों के कोनों में आंसू के धब्बे थे। फुफकार, धक धक, उसका दिल तेज गति से चल रहा था। कितना उत्साहित, कितना विपरीत। किंग कियू, चंदू। फिर लेन किंग कियू के कुछ कहने से पहले ही चंदू ने लेन किंग कियू को कसकर गले लगा लिया और चिल्लाया, हिसहा। किंग कियू, मेरी किंग कियू, तुम सच में इतनी प्यारी हो, बिल्कुल कल रात जितनी प्यारी। मैं अब और नहीं रोक सकता। मैं चूसूंगा। इस अचानक बेतुके विस्फोट ने लेन किंग कियू को शर्म और गुस्से का मिला जुला एहसास कराया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर होश में आई और ठंडे स्वर में डांटते हुए बोली, बदमाश, मुझे छोड़ दो। चंदू के जोरदार आलिंगन और उसके शब्दों ने उसके दिल की धड़कनें युद्ध के नगाड़े की तरह बढ़ा दी। उसके गाल तुरंत आड़ू के फूल की लालिमा से लाल हो गए। नहीं, अब तुम नाटक नहीं कर रही। अपने माता पिता को कैसे समझाओगी? क्या पट्टियां यूं ही टूट जाती हैं जब तुम ऐसा कहोगी? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम अपनी ताकत छिपाने के लिए घायल होने का नाटक कर रही थी? क्या ये सब झूठ था? और जिस बात ने उसे और भी शर्मिंदा कर दिया वो थी, रुको, कल रात से तुम्हारा क्या मतलब है? लेन किंग कियू ने चंदू को धक्का दिया, जो पूरी ताकत से फिर से झुकने की कोशिश कर रही थी।
उसके कान थोड़े लाल थे, उसकी आवाज में शर्म और झुंझलाहट की झलक थी। कल रात, धिक्कार है, वो तो भूल ही गई थी। चंदू आगे झुकना चाहता था, लेकिन लेन किंग की ताकत बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो बस कुछ देर के लिए ही गतिरोध में आ सका। मतलब, उसने लेन किंग के हाथ पकड़े, उन्हें अलग किया ताकि वो उसका हल्का लाल हुआ चेहरा देख सके, फिर एक गहरी सांस ली और कहा, किंग उस रात तुम बहुत बोल्ड थी, मुझे बहुत पसंद आया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही धमाका। चंदू, उसके दिमाग में एक हल्का तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उसकी चेतना गायब हो गई, मानो वह बेहोश हो गया हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने लेन किंग की ओर देखा, जिसके चेहरे पर बेहद शर्म और झुंझलाहट थी, और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? धम्म। चंदू धीरे से लेन किंग की गोद में गिर पड़ा, उसका भाव पवित्र और शांत था। ओह नहीं, मैंने अनजाने में ही उसे उस दुष्ट ग्रंथ से बेहोश कर दिया। लेन किंग ने चंदू के सिर के पीछे तैरती दुष्ट ग्रंथ को देखा, हालांकि वह माफी मांग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर राहत दिख रही थी। फिर उसने अपनी गोद में लेटे चंदू को देखा, हाथ बढ़ाया और उसके गाल पर थपथपाया। उसने अपने होंठ भींचे और बुदबुदाया, कितना बदमाश है, बेहोश होने पर भी उसे गलत जगह गिरना ही पड़ता है। मेरा दूसरा रूप, तुमने अचानक कड़ाही क्यों गिरा दी? उसी क्षण जियाओ लेंग उछल पड़ा। ये सुनते ही लेन किंग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया, फिर उसने खांसते हुए कहा, क्या टीवी पर यही नहीं दिखाया जाता? जब तुम उन्हें बेहोश कर दोगे तो जब वे जागेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। कल रात की घटना मैं उसे बिल्कुल नहीं बता सकती। टीवी देखने से तुम्हारा ये हाल हो गया। जियाओ लेंग, चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझते। ऐसा लग रहा था कि किसी बात ने जियाओ लेंग को झकझोर दिया हो। जियाओ लेंग, जो आमतौर पर कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखाती थी, ने इस बार आश्चर्यजनक रूप से उत्तर दिया, तुम ही हो जो नहीं समझ रही हो। अगर मैं होती तो मैं यह मौका नहीं गंवाती। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियाओ लेंग, तुम क्या कह रही हो? खैर, पहले चुप हो जाओ। लेन किंग ने मन ही मन जवाब दिया। उसने हाथ बढ़ाकर चंदू के शरीर को छुआ, उसके चेहरे से लेकर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक। कोई असामान्यता न पाकर वह आखिरकार पूरी तरह से शांत हो गई। तो क्या वह सचमुच अपनी ताकत छिपाने के लिए बीमार होने का नाटक कर रहा था, या वह सिर्फ उसे अपने पास बुलाने के लिए बीमार होने का नाटक कर रहा था, या दोनों? खैर, लेन किंग का दिल धीरे धीरे शांत हो गया था, और यह जानकर कि चंदू ठीक है, उसे सुकून मिला। उसने आंखें खोली और अपने सामने मौजूद जीवन के विशेष तत्व को देखा, और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। चंदू, लेन किंग ने धीरे से अपना सिर नीचे किया, उसके होंठ चंदू की ओर बढ़े। जब उसने पाया कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो उसकी हरकतें और भी निडर हो गईं। तुम्हें इसमें घसीटने के लिए मुझे माफ करना। और वह नकली रात, चाहे तुम कोई भी हो। लेन किंग ने नकली रात का शिकार करने के लिए अपने मन में आदेश जारी करते हुए चंदू की ऊर्जा को फिर से भर दिया। मैं तुम्हें अवश्य ही भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। चंदू ने धीरे से आंखें खोलीं। आंखें खोलते ही उसने देखा कि लेन किंग किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत साथ वाली कुर्सी पर बैठी सेब छील रही थी। किंग मेरे लिए भी सेब छील रही है, टिल्ड बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। इतना सुरीला दृश्य और भी खूबसूरत होता अगर उसने अभी अभी मुझे अचानक बेहोश न कर दिया होता। जाग गए, अच्छी नींद आए। लेन किंग उसके पास बैठ गया और शांति से चंदू को सेब का एक टुकड़ा देते हुए बोला, शायद बहुत थक गए होंगे इसलिए सो गए। चंदू ने टूथपिक से सेब उठाया और जैसे ही उसे मुंह के पास लाया, उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसके होंठ गीले क्यों लग रहे थे, लेकिन चंदू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खाते हुए बोला, शायद कल रात। लेकिन जैसे ही कल रात शब्द निकला, चंदू ने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा थोड़ी जम गई है। उसे तुरंत पसीना आ गया और उसने कहा, कल रात नाइट किंग के साथ लड़ाई बहुत थका देने वाली थी। फुफकार, दबाव गायब हो गया। लेन किंग अंदर से बहुत संतुष्ट था और उसने सिर हिलाया। तो तुम्हें भविष्य में फिर से ऐसी चीजों में शामिल होने की इजाजत नहीं है। चंदू ने दयालु चेहरे वाले लेन किंग को देखा और अकड़कर सिर हिलाया। ओह, किंग कितनी प्यारी है, टिल्ड क्या उसे लगता है कि अगर उसने मुझे बेहोश कर दिया तो मैं कल रात को भूल जाऊंगा? हाँ, क्या प्यारा विचार है। चंदू ने बड़ी मुश्किल से सेब निगला। खैर, जाहिर है अभी के लिए उसने सचमुच इस बारे में दोबारा बात करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कल रात की बात का जिक्र नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज रात का क्या? ये सोचकर चंदू ने हल्की खांसी की और पूछा, ओम किंग, क्या तुम आज लेन परिवार के पास वापस जा रही हो? आज जरूर, मुझे वापस जाना है। लेन किंग थोड़ा उलझन में थी। चूंकि मुझे पता है कि तुम ठीक हो, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से वापस जाना होगा। ये कहते हुए लेन किंग ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और हल्के से खर्राटे लिए। मैं बहुत व्यस्त हूँ और मुझे बहुत से काम करने हैं।
दुपट्टा अभी पूरा नहीं हुआ है और उसने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं सीखा है, इसलिए उसे वापस जाकर ओवरटाइम काम करना होगा। चंदू की तरफ ये सुनकर उसने अपने होंठ चाटे, बेशर्मी से झुककर लेन किनकियू का छोटा सा हाथ थाम लिया। लेन किनकियू ने थोड़ा संघर्ष किया लेकिन उसे पकड़ने दिया। किनकियू टिल्ड, तुम्हारा मेरे घर आना दुर्लभ है, जाने से पहले एक रात क्यों नहीं रुकती? लेन किनकियू अचानक सतर्क हो गई। वह अब कल और रात जैसे शब्दों के प्रति बहुत संवेदनशील थी। एक रात रुको। तुम क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ किनकियू। तो फिर मैं कहाँ सोऊं? यह आसान है, मेरे घर में कई कमरे हैं, अपनी पसंद का कोई भी कमरा चुन लो। और एक अध्ययन कक्ष भी है जिसमें नेत्रहीनों के लिए किताबें भी हैं। तुम यहाँ भी पढ़ाई कर सकते हो। ये सुनकर लेन किनकियू पहले से ही थोड़ा हिचकिचा रही थी। पहली बात क्योंकि वह चंदू के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी, और दूसरी बात क्योंकि वह सचमुच चंदू के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी। लेकिन क्या मिलने के पहले दिन किसी पुरुष के घर रुकना अच्छा नहीं लगता? और लेन किनकियू ने थोड़ी मुश्किल से कहा, लिंगर का क्या? वह बच्ची सिर्फ अपने कमरे में ही सो सकती है। वह जानती थी कि लिंगर अपने बिस्तर को लेकर बहुत सजग है। उसे याद आया कि एक बार उसने लिंगर से पूछा था कि क्या वह बिस्तर बदलना चाहती है या अपना कमरा साफ करना चाहती है। लिंगर बहुत घबराई हुई और हड़बड़ाई हुई थी, किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं थी। ये सुनकर चंदू को लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उसने गारंटी दी, यह आसान है, मैं बाद में लिंगर से पूछूंगा कि क्या वह यहाँ रहना चाहती है। अगर नहीं तो मैं उसे वापस भेज दूंगा। कल वीकेंड भी है और मैंने बहुत सी चीज़ें भी तय कर ली हैं। किनकियू, क्यों न हम कल लिंगर को घुमाने ले जाएं? घूमो। लेन किनकियू ने अपने होंठ भींच लिए, उसका दिल डगमगा रहा था। सच कहूं तो वह कई सालों से बाहर नहीं गई थी, ठीक वैसे ही जैसे वह पहली बार चंदू से मिली थी। उस समय उसकी सबसे बड़ी गतिविधि वास्तव में केवल पढ़ाई थी। अब बाहर जाना हमेशा एक दुनिया से दूर लगता था। ये यात्रा भी चंदू से मिलने के लिए थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बदला लेने के लिए उसने मनोरंजन के सभी विचारों को त्याग दिया था। खेलने के लिए बाहर जाना असंभव, ये बदले जितना महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन अब जब चंदू ने उसे फिर से बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया तो उसे थोड़ी हलचल महसूस हुई। चंदू की आम जिंदगी कैसी थी? जब वह उसके साथ नहीं होता था तो चंदू क्या करता था? जब वह लिंग एयर को बाहर ले गया था तो चंदू क्या खेलता था? दरअसल लेन किनकियू ये सब जानना चाहती थी। और अगर वह कल सचमुच चंदू के साथ बाहर गई तो क्या इसे उनकी पहली डेट माना जाएगा? ये सोचते ही लेन किनकियू का दिल खुशी से उछल पड़ा। लेकिन बहुत जल्दी उसने अपनी लड़कियों वाली मानसिकता को दबा दिया। नहीं नहीं लेन किनकियू, ओह लेन किनकियू, तुम सचमुच गिर गई हो। क्योंकि चंदू ने आपको बाहर जाकर खेलने के लिए आमंत्रित किया है, क्या आप अवचेतन रूप से अपनी दैनिक दिनचर्या को त्यागना चाहते हैं? उसने हल्की सांस ली, काफी देर तक सोचने का नाटक किया, फिर शांति से सिर हिलाया। जब ऐसा है तो ठीक है। जैसे उसे डर हो कि चंदू रात में कुछ गलत समझ लेगा या कुछ कर देगा। लेन किनकियू ने जोर देकर कहा, मैं रात को जरूर अकेले सोऊंगा, इस दौरान मेरे कमरे में घुसकर कुछ भी अजीब करने के बारे में मत सोचना। ये सुनकर चंदू का मुंह फड़क उठा। उसने अपनी घायल छाती को ढंक लिया और चिल्लाया, किनकियू, मेरा किनकियू, क्या मैं उस तरह का बिगड़ल आदमी लग रहा हूं जो लोगों को बरगलाता है और फिर उनके कमरे में घुसकर ये वो करता है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेन किनकियू को चंदू के पिछले हाव भाव याद आए, फिर भाव शून्य होकर सिर हिलाया। हाँ, तुम ऐसा ही करते हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। धिक्कार है, रात की छापेमारी की योजना विफल हो गई। चंदू ने आह भरी, लेकिन वह बहुत निराश नहीं था। आखिरकार किनकियू का गो परिवार में रहने और कल बाहर जाने के लिए राजी होना उसे पहले ही बहुत सुखद आश्चर्यचकित कर गया था। तो उसने कहा, किनकियू, ओह किनकियू, तुम अपने अच्छे पति मुझे ठीक से समझ ही नहीं पा रही हो। आने वाले दिनों में मैं तुम्हें जरूर समझा दूंगा कि मैं कितना नेकदिल इंसान हूं। लेन किनकियू को इन शब्दों पर हंसी आ गई। एक नेकदिल इंसान? अपनी पिछली विकृत हरकतों के साथ लेन किनकियू को चंदू की कही कुछ विकृत बातें याद आ गईं। उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं और उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। हे, तो मैं इसका इंतजार करूंगी, समझे चंदू? बिल्कुल सही, मैं यही चाहता हूं। चंदू की तरफ लेन किनकियू के होंठों पर मुस्कान देखकर वह तुरंत स्तब्ध रह गया। उसके तुरंत बाद उसका पूरा शरीर कांपने और ऐंठने लगा और वह जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। आह किनकियू, तुम कितनी प्यारी हो, क्या हम फिर से किस कर सकते हैं? लेन किनकियू का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसका कड़ा जबड़ा तुरंत ढीला पड़ गया। चुप रहो बिगड़ल। धिक्कार है, मैं चंदू की बातों पर हमेशा इतना भावुक क्यों हो जाती हूँ? धिक्कार है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियो लेंग ने यह दृश्य देखा और चुप हो गई। अलग सोना वाकई बेतुका है।
मेरे दूसरे रूप, तुम्हें तो सचमुच पता ही नहीं कि जगह का फायदा कैसे उठाया जाए। कुशलता बढ़ाने के लिए मेरे दूसरे रूप में तुम्हें एक प्रदर्शन करके दिखाती हूँ। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब चंदू और लेंग किंग क्यू नीचे आए तो सुमन और गु तियानमिंग दोनों दंग रह गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या क्या? तो यान यान, तुम पहले से ही ठीक हो। बूढ़ा गांव अभी भी गु परिवार के अस्पताल के कमरे में पड़ा है ना? क्या यही प्रेम की शक्ति है? सुमन की आंखें चमक उठी और उसने चौंकते हुए गु तियानमिंग का हाथ खींचा। गु तियानमिंग भी थोड़ा उलझन में था। जरा रुको, उस अजीब प्रेम की शक्ति को एक पल के लिए अलग रख दे तो क्या हमारा वर्तमान युग मार्शल आर्ट और विज्ञान का नहीं है? क्या परीक्षणों से पता नहीं चला कि मेरे बेटे की 8 पसलियां टूट गई थीं और वह अपना ख्याल नहीं रख सकता था? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि उसकी सच्ची क्यूई पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और उसे ठीक होने में कम से कम 10 दिन से लेकर आधा महीना तक लगेगा? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि उसे अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा है और उसे अधिक देखभाल की आवश्यकता है? कैसे? उसने पहले ही पट्टियां कैसे उतार दीं? चंदू अपनी तरफ से जानता था कि यह बहुत गलत लग रहा था। आखिरकार वह कुछ समय पहले ही मम्मी बना था, इसलिए स्पष्टीकरण आवश्यक था। इस प्रकार चंदू ने लेंग किंग क्यू का हाथ पकड़े हुए घबराए हुए गु तियानमिंग और सुमन का सामना किया और गंभीरता से समझाया, ठीक है, ये किंग क्यू और मेरे बीच प्यार की शक्ति है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपने अभी क्या समझाया? लेंग किंग क्यू ने अपना चेहरा ढक लिया, बेबसी की लहर महसूस कर रही थी। अंत में उसकी मध्यस्थता के तहत सुमन और गु तियानमिंग ने आखिरकार स्थिति को समझ लिया। ये पता चला कि उनका बेटा जानबूझकर अपनी ताकत छिपाने के लिए घायल होने का नाटक कर रहा था। इससे पहले सब कुछ सिर्फ उसका भेष था। वह इतनी कम उम्र में खुद को छिपाना जानता था। गु तियानमिंग ने घोषणा की कि उनके बेटे चंदू में ग्रैंडमास्टर बनने की क्षमता। वह दोनों को हाथ पकड़े देखकर बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। गु तियानमिंग को धक्का दिया और चंदू और लेंग किंग क्यू से धीरे से कहा, ठीक है, यान यान, जियो क्यू को बैठक में ले जाओ और बिठाओ। यान किंग क्यू ने कहा कि उसे कुछ काम है और वह वापस चली गई। जब खाना तैयार हो जाएगा तो माँ तुम दोनों को बुलाएंगी। यान किंग क्यू का जाना कोई समस्या नहीं थी, बस जियो क्यू। चंदू चौंक गया। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसने अपनी अच्छी पत्नी किंग क्यू को धीरे से जवाब देते सुना, धन्यवाद माँ। वह तो उसे पहले से ही माँ कह रही है। चंदू दंग रह गया। ये उसने शुरू में सोचा था कि लेंग किंग क्यू के लिए यह बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार वह मूल उपन्यास में मुख्य खलनायिका थी, उसके लिए गर्व महसूस करना स्वाभाविक ही था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। माँ, आपके पास वास्तव में ऐसी शक्ति है। ये सुनते ही सुमन का चेहरा और भी चमक उठा और उसने गु तियानमिंग को रसोई की ओर धकेल दिया। ओह हो, आप दोनों प्रेमी पक्षियों ने अच्छी बातचीत की। हम अब चलते हैं। डॉट 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 लिविंग रूम में आ रही है। हम्फ। लेंग लिंगर सोफे पर बैठकर आलू के चिप्स खा रही थी। उसने चंदू की तरफ देखा, फिर ठंडी सांस ली। ये दर्शाता है कि उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह बदमाश निश्चित रूप से अपनी बीमारी का नाटक कर रहा है। चंदू लेंग किंग क्यू का हाथ पकड़े सोफे पर बैठ गया। फिर वह तुरंत अपना असली रूप दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। एक के बाद एक, जियो क्यू और तुम दोनों प्रेमी पंछी, कहकर चिढ़ाने लगा। जियो क्यू, क्या हुआ? जियो क्यू, जियो क्यू, तुम दोनों प्रेमी पंछियों को अच्छी बातचीत करनी चाहिए। जियो, रुको किंग क्यू, मैं गलत था। लेंग किंग क्यू के बढ़ते गुस्से और कोमल भाव को देखकर चंदू ने तुरंत अपना आत्मघाती व्यवहार रोक दिया। कठोर, उसकी मुट्ठियां सख्त हो गईं। लेंग किंग क्यू ने अपने दिल में शर्म को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। ये घृणित कुत्ता आदमी हमेशा ऐसी ही क्रोधित करने वाली बातें कहने के बारे में सोचता रहता है ना? लेंग लिंगर अपनी तरफ से शिकायत करने की इच्छा का विरोध नहीं कर सकी। उसने लेंग किंग क्यू की बांह पकड़ ली और विलाप करते हुए बोली, बहन, चंदू बहुत ज्यादा है। उसने तुम्हें फुसलाने के लिए अपनी बीमारी का नाटक किया है। तुम्हें उसे अच्छा सबक सिखाना होगा। बोलने के बाद लेंग लिंग र ने चंदू को एक शरारती मुस्कान दी। हे ज़ायूगू, चूंकि तुम बेरहम हो, मुझे अन्याय करने का दोष मत दो। अगर तुमने मुझसे जो वादा किया था वो नहीं किया तो मैं मुसीबत खड़ी कर दूंगा, क्योंकि मैं गुस्से में हूं। चंदू का मुंह फड़क उठा और उसने लेंग लिंग र को देखा। उसकी आंखों से कुछ खतरनाक संकेत निकल रहे थे। ठीक है, तुम छोटे बदमाश मेरे साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहे हो, है ना? लेकिन तुमने एक बात का गलत अनुमान लगाया है। वो है, लेंग किंग क्यू ने अपना सिर हिलाया चंदू का बचाव करते हुए। लिंग र, मुसीबत खड़ी करना बंद करो। चंदू की भी अपनी मुश्किलें हैं। ओह, और मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। लिंग र अभी भी युवा है। वह नहीं जानती कि मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया कितनी खतरनाक है। अपनी ताकत को छिपाना वास्तव में सही काम है।
बेशक वह मार्शल आर्टिस्ट विवादों में लिंग र को शामिल नहीं करेगी, उसके लिए ये सबसे अच्छा है कि वह हमेशा एक खुश छोटी लड़की बनी रहे। हालांकि इस अनजाने टिप्पणी ने लिंग र के दिल पर एक बड़ी आलोचनात्मक चोट पहुंचाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, बंद करो, मुसीबत खड़ी करना बंद करो। बहन, तुम बदल गई हो। यह ऐसा था जैसे कि एक तीर ने लिंग र की छाती को छेद दिया और उसने अविश्वास में चंदू को देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मैं अभी भी सोच रहा था कि आप दोनों की अनुकूलता कैसे बढ़ाई जाए, लेकिन फिर आपने ये स्टंट किया। बहन, कितना समय हो गया, आप पहले से ही इस तरह चंदू के लिए बोल रही हैं। अनुकूलता लगभग अधिकतम होनी चाहिए, है ना? क्या इस परिवार में अब भी मेरे लिए लिंग र जगह है? लानत है, हालांकि यही मैं हासिल करना चाहता था, लेकिन इस लक्ष्य में मेरी स्थिति में गिरावट शामिल नहीं थी। इतना अनिच्छुक लिंगर किसी हारे हुए पिल्ले की तरह सोफे पर बेजान सी आहें भरते हुए धराशायी हो गई। बहन, क्या बात है? क्या तुम और जीजाजी खुद फैसला नहीं ले सकते? हम इस मामले में अभी भी तुम्हारी राय जरूरी है। लिंगर ने तुरंत अपनी हिम्मत वापस पा ली। बहन तो आखिर मेरा ख्याल रखती ही है। उसने जल्दी से पूछा, अच्छा क्या बात है? किंगक्यू ने लिंगर को इतना उत्सुक देखकर एक पल के लिए उसके शब्दों के बारे में सोचा, फिर कहा, बात बस इतनी है कि मैं आज रात यहीं रुक रही हूँ और मैं पूछना चाहती थी कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे जीजाजी तुम्हें वापस भेज दें, या तुम भी यहीं सोना चाहती हो? जरूर, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपनी बहन के साथ सो सकती हो। शब्द निकल पड़े। धमाका। लिंगर के दिमाग पर मानो बिजली गिर गई। उसने अविश्वास से चंदू और किंगक्यू को बार बार देखा, चिल्लाते हुए, बहन, तुम दोनों पहले से ही उस अवस्था में हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह कौन सी अवस्था है? लिंगर, बकवास मत करो। किंगक्यू थोड़ा स्तब्ध होने के बाद तुरंत अपने होश में आए और झुंझलाहट में डांटा। पहले सोच रही थी कि लिंगर क्या कहेगी, लेकिन उसने कैसी बातें कहीं। लिंगर के दिमाग में इस हद तक जहर किसने भर दिया है? चंदू ने ये देखकर भी कहा, बिल्कुल लिंगर, ज्यादा मत सोचो। उसने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बहन और मैं बस साधारण अर्धपति और पत्नी हैं। ये वह बिल्कुल नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तुम चुप रहो। कैसे अर्धपति और पत्नी? मैं अभी तक तुम्हारे साथ उस अवस्था तक नहीं पहुंचा हूं। किंगक्यू ने पाया कि चंदू, ये कुत्ता आदमी, चीजों को बदतर बनाने से ज्यादा कुछ नहीं पसंद करता। किंगक्यू टिल्डा, आप बहुत दूर जा रहे हैं। चंदू बगल से विरोध करता रहा और जैसे ही उसने कहा, उसका शरीर फिर से किंगक्यू के करीब आ गया। रुको। चंदू को फिर से छेड़छाड़ करते देख किंगक्यू ने उसे जल्दी से रोक दिया। वह लिंग र के सामने चंदू के साथ उस तरह का कुछ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने हल्की सांस ली। लिंग र को देखा और पूछा, लिंग र, तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ? मैं और क्या कह सकती हूँ? लिंग र ने नाक से कुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वह आत्मसंतुष्ट चंदू को देख रही थी। हे, चूंकि तुम हृदयहीन हो, इसलिए मुझे अन्याय करने का दोष मत दो। मैं रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। बहन। लिंग र ने किंगक्यू को गले लगा लिया। छी, ये बदमाश। चंदू ने दांत पीस लिए। सख्त हो गया। उसकी मुट्ठियां सख्त हो गईं। इस परेशान करने वाले बदमाश की मदद के बिना ऐसा लग रहा था कि बहुत सी बातें खुल ही नहीं पाएंगी। क्या सच में मुझे ही उसकी मदद करनी पड़ेगी? लिंग र के मन में भी यही ख्याल आया। हे, बदबूदार जीजाजी, मेरी मदद के बिना बहन के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी मत। मेरे बिना देखते हैं तुम्हारा विंगमैन कौन बनेगा। कुछ देर ऐसे ही गतिरोध के बाद चंदू ने पहले हार मान ली। उसने टीवी चालू किया और दयनीय स्वर में कहा, ठीक है, तो लिंग र, आज रात तुम अपनी बहन के साथ सो जाओ। मैं अकेला रहूंगा। बिल्कुल अकेला सो रहा हूँ। किंगक्यू ने तुरंत समझ लिया कि यह बदमाश फिर से दया का नाटक कर रहा है, लेकिन क्या वह सचमुच उसके साथ इतना सोना चाहता था? किंगक्यू को उस धुंधली छवि के बारे में सोचते ही अपना चेहरा लाल और दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। नहीं, माँ हमेशा कहती थी कि ऐसी बातें शादी के बाद ही करनी चाहिए। यहाँ तक कि प्रेमी प्रेमिकाओं, यहाँ तक कि मंगेतरों को भी शादी के बाद एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही। किंगक्यू धीरे धीरे शांत हो गई। शुद्ध प्रेम की महान गुरु होने के नाते वह शादी से पहले इस तरह के अतिवादी व्यवहार की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देती। और तभी कल रात की खबर भी टीवी पर चलने लगी। सभी को नमस्कार। मैं इस समय जियांगहाई शहर के मध्य क्षेत्र में हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ की जमीन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, मानो किसी भीषण युद्ध में भाग लिया हो। जमीन धसी हुई है, इमारतें क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन चमत्कारिक रूप से अंदर रहने वाले लोगों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। अब आइए निवासियों का साक्षात्कार लें। टीवी स्क्रीन पर जियांगहाई शहर के केंद्र को संबंधित विभागों ने घेर लिया था और लोग नीचे खड़े हतप्रभ दिख रहे थे।
उनके दृष्टिकोण से वे बस सोए थे, एक अच्छा सपना देखा था और फिर जागने पर उन्होंने अपने घरों के बाहर की दीवारें टूटी हुई पाईं। जमीन भी गड्ढों से भरी हुई थी। नमस्ते, क्या आपने कल रात कुछ असामान्य देखा? ओह, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए क्या मुझे आज काम पर नहीं जाना है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हे, उस बारे में। वो, माँ, मेरा होमवर्क गायब हो गया है। शायद वह मलबे में दबा होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चंदू ने समाचार फुटेज देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। क्योंकि कल रात प्रभावित क्षेत्र बहुत विशाल था, उसे छिपाना असंभव था। कुछ लोग अधिक प्रबल प्रतिरोध के कारण इस भव्य संरचना से प्रभावित नहीं हुए, इसलिए उन्होंने मार्शल कलाकारों के बीच की लड़ाई का वीडियो भी बनाया और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। मार्शल कलाकार विभाग शायद अब अराजकता की स्थिति में था। बेशक जिम्मेदार व्यक्ति निश्चित रूप से 22 जून ही होगा। जियांगहाई शहर के मार्शल कलाकार विभाग के प्रमुख होने के नाते ऐसी घटना उनके अधिकार क्षेत्र में हुई थी। जियांगहाई में आने वाली लगभग सभी संप्रदाय सेनाएं नष्ट हो गईं। केवल लियू जियानिक्सिंग और वे चंदू जिन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया था, बचे। भाई, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर आपको निशाना बना रहा हूँ। बात बस इतनी है कि मूल उपन्यास के अधिकांश नायक जियांगहाई आए थे। बस यही कहा जा सकता है। ये बस संयोग था। लेन किंगकियू की बात करें तो हालांकि वह टीवी पर चल रही सामग्री देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसे सुनाई दे रही थी। जितना ज्यादा वह सुनती उतना ही अजनबी महसूस करती। क्या तो उस नकली नाइट किंग ने अलग अलग संप्रदायों के कुछ मार्शल आर्टिस्टों को मारने के लिए इतनी सारी मुसीबतें झेलीं? उन्होंने किसी भी आम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? लेन किंगकियू कुछ उलझन में थी। उसने सोचा था कि वह समझ गई है कि नकली नाइट किंग क्या करने वाला है, लेकिन अब ये सुनकर नकली नाइट किंग का व्यवहार बेहद अराजक था। बलिदानी संरचना पहले ही सक्रिय हो चुकी थी और अंत में धर्मी पक्ष उस नकली नाइट किंग को हरा नहीं पाया। तो क्या अगला कदम उस संरचना का इस्तेमाल करके सभी की आत्माओं को साधना के लिए अवशोषित करना नहीं होना चाहिए? क्यों? उसने आखिरकार इतने सारे आम लोगों को जाने दिया। बेशक लेन किंगकियू का उन लोगों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था जो उसके दुश्मन नहीं थे। उसे बस समझ नहीं आ रहा था कि नकली नाइट किंग को ऐसी शंका क्यों है। कितना अजीब है। दूसरी ओर लेंगलिंगर बार बार जम्हाई ले रही थी, जीजाजी टिल्डम मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे एनीमे देखना है। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर चंदू के मुंह से धीरे से एक प्रश्न चिन्ह निकला। इतना बेफिक्र बच्चा होना कितना अच्छा था। सोचने के बाद उसने एक हॉरर मूवी चैनल लगा दिया। लेंगलिंगर डॉट 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 डॉट। अब दोपहर हो चुकी थी। मेज पर रखे व्यंजन अविश्वसनीय रूप से भरपूर थे, जिनमें जमीन, समुद्र और हवा से लेकर लगभग हर चीज शामिल थी। इससे चंदू को शक हुआ कि ये सिर्फ कुछ लोग नहीं, बल्कि एक दर्जन या दर्जनों लोग खा रहे हैं। और आमतौर पर खाना आंटी ही बनाती थीं, लेकिन चूंकि आज लेन किंगकियू यहाँ थी, इसलिए सुमन ने खुद खाना बनाया। बाकी सब छोड़कर कम से कम इस भाव ने लेन किंगकियू के दिल को सचमुच गर्म कर दिया। जियाओ कियू, शर्माओ मत। माँ को बताओ कि तुम क्या खाना चाहती हो और माँ तुम्हारे लिए ले आएंगी। लिंगर भी, बिल्कुल मत शर्माओ। अब से हम सब एक परिवार हैं। सुमन जितना ज्यादा लेन किंगकियू को देखती उतना ही उसे वह पसंद आती। उसका रूप, स्वभाव और आचरण सभी उसे बहुत पसंद आए। मम्मा, शुक्रिया माँ। लेन किंगकियू थोड़ा मुस्कुराया। चंदू और लेन किंगकियू एक साथ बैठे थे। उसने लेन किंगकियू से फुसफुसाते हुए कहा, किंगकियू, गलत मत समझो। मेरी माँ वास्तव में आमतौर पर बहुत संकोची होती हैं। शायद इसलिए कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वह थोड़ी उत्साहित हैं। क्या यह मेरे लिए एक छिपी हुई तारीफ है? लेन किंगकियू के होंठ थोड़े मुड़े। वह चंदू की ओर थोड़ा झुकी और फुसफुसाई, ये ठीक है, मुझे वास्तव में यह एहसास पसंद है। क्योंकि उसने अपनी आवाज़ धीमी की और करीब झुकी, चंदू ने अपने चेहरे पर एक गर्म सांस महसूस की। उसे गुदगुदी हुई, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तो उसने भी धीरे से कहा, मुझे भी तुमसे ऐसे बात करना अच्छा लगता है, बहुत रोमांचक लगता है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चुप रहो। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक सामान्य शब्द था। फिर भी चंदू के मुंह से निकलते हुए ये शब्द हमेशा थोड़ा अजीब लगता था। सुरक्षा की दृष्टि से लेन किंगकियू ने तुरंत बात खत्म कर दी। खाने की मेज पर माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण था। वे कुछ लोग सचमुच एक सामंजस्यपूर्ण परिवार की तरह लग रहे थे जो एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। आओ जियोकियू, यह मेरा पसंदीदा व्यंजन है, तुम्हें इसे जरूर आजमाना चाहिए। और यह सूप, माँ इसे बहुत देर से बना रही हैं। लिंगर, और खाओ, देखो तुम्हारे बाल कितने पीले हो गए हैं। ओह शुक्रिया आंटी सू, मुझे बड़ी बहन कहो। ठीक है बड़ी बहन सू। पल दर पल समय बीतता गया। खाना खा रही लेन किंगकियू ने मेज के नीचे चंदू की आस्तीन जोर से खींची और दया की भीख मांगी।
फिर चंदू ने अपना गला साफ किया। ओम माँ, हम लगभग खाना खा चुके हैं। मुझे कुछ कहना है। क्या बात है? बस इतना ही कि मैंने क्विंकियू को एक रात हमारे घर रुकने के लिए बुलाया था। कल वीकेंड है, इसलिए मैं उन्हें खेलने के लिए बाहर ले जाऊंगा और फिर लेंग परिवार के पास वापस भेज दूंगा। उसके इतना कहते ही सुमन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से चंदू को देखा, फिर गू तियानमिंग को, जो भी थोड़ा हैरान लग रहा था। क्या हमारे बेटे और जियाओ कियू का रिश्ता इतनी जल्दी विकसित हो गया? उसने तुरंत खुशी से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं। यान यान का बिस्तर बहुत बड़ा है, वहाँ 2 लोगों के सोने से कोई समस्या नहीं है। लेन किंग कियू का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे किया और मेज के नीचे चंदू की जांघ को जोर से चुटकी काटी, उसे जल्दी बोलने का इशारा किया। चंदू ने स्पष्ट रूप से अपनी माँ की विचार प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं की थी जो लेंगलिंगर की थी, इसलिए उसने हल्के से खांसी, नहीं माँ, ओह वैसे भी बाद में इसके बारे में चिंता मत करो, मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन यह मुझे तुम्हारे पिताजी की याद दिलाता है। उस समय तुम्हारे पिताजी भी इन चीज़ों को नहीं समझते थे, माँ ने ये सब ऑनलाइन सीखा था। ओह नहीं, तियानमिंग, तुम क्या कर रहे हो? गू तियानमिंग, जिसका चेहरा लाल था, ने जल्दी से सुमन को खींचकर उसका मुंह बंद कर दिया और उसे खाने की मेज से दूर ले गया। उसने चंदू को डांटा, चंदू, जियाओ कियू को निराश मत करना, समझे? ठीक है पिताजी। चंदू को हमेशा लगता था कि इन 2 अधेड़ उम्र के लोगों ने शायद कुछ गलत समझ लिया होगा। हालांकि यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। जैसे ही सुमन और गू तियानमिंग दोनों बुजुर्ग चले गए, खाने की मेज का माहौल काफी सहज हो गया। इस समय लेन किंग कियू को कुछ मुश्किल लग रहा था। उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा थोड़ा लाल था और उसने चंदू की आस्तीन खींची। उसके हाव भाव थोड़े असहज लग रहे थे। किंग कियू, चंदू चौंका। वह एक नज़र में समझ गया, इसलिए उसने विचारपूर्वक अपना हाथ उसके थोड़े फूले हुए पेट पर रखा, जो ज्यादा खाने से भरा हुआ था। क्या तुमने ज्यादा खा लिया और तबीयत ठीक नहीं लग रही? मम्मा, लेन क्विंग कियू ने उस चंदू को देखा। उसे समझ गई, इसलिए उसने नाक से आवाज निकालकर जवाब दिया। चंदू ये सुनकर हंसा और अपना सिर हिलाया। उसने लेन किंग कियू को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी मालिश की। अगर तुम अब और नहीं खा सकती तो मत खाओ। आओ, मैं तुम्हारे लिए इसे रगड़ देता हूँ। जैसे ही दिव्य रैंक मालिश तकनीक का इस्तेमाल किया गया, असर तुरंत हुआ। चंदू के शब्द सुनकर लेन किंग कियू ने अपने होंठ भींच लिए और स्वाभाविक रूप से चंदू के कंधे पर झुक गई, उस पल की गर्माहट और शांति का आनंद ले रही थी। बहुत समय हो गया था उसे ऐसा ये घर जैसी गर्माहट महसूस हुए। उसके गाल लाल हो गए थे और सुमन के पहले के शब्दों की वजह से उसकी आवाज़ थोड़ी शर्मीली हो गई थी, क्योंकि मुझे वाकई यह एहसास पसंद है, तो मैं इसे खराब नहीं करना चाहती। जैसे ही ये शब्द निकले, क्लैंग, लेंग लिंग र, जो उनके बगल में दिल खोलकर खा रही थी, थोड़ा कांप गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, मानो उसने कुछ असाधारण सुना हो। और चंदू, वह लेन किंग क्यू के साथ और भी अधिक बेइंतहा प्यार में था। उसने हौंफते हुए कहा, ऐसे कारण की उम्मीद नहीं की थी। ये वास्तव में उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह मनमोहक। किंग क्यू जैसी यह भी बहुत मनमोहक है। किंग क्यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, 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 प्यार करता हूँ। एक प्यार तुम्हारे लिए मेरे प्यार को व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे कई प्यार का उपयोग करना होगा। PWQ, कहो, कुछ बोलो। क्या तुम अपने हाथों को हिलाना बंद नहीं कर सकते? ओह किंग क्यू, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ चर्चा कर सकता हूँ टिल्ड? क्या मैं? नहीं। लेन किंग क्यू ने तुरंत चंदू के विकृत भाषण को बाधित कर दिया। अपने बगल वाले व्यक्ति के उदास स्वर को सुनकर लेन किंग क्यू ने जानबूझकर मुस्कुराया। हे, क्या भविष्य में जीवन ऐसा ही होगा? इस तरह की जिंदगी काफी दिलचस्प होती है। जैसे ही वो ये सोच रही थी, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। नहीं, ये सही नहीं है। जब उसने अपना बदला पूरा भी नहीं किया तो वो भविष्य के बारे में कैसे सोच सकती है? संयम रखो, साफ सोच रखो। लेन किंग क्यू, तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना होगा। उपयोग, मुआवजा, ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने चंदू को बदला लेने के लिए अपनी कड़ाही की तरह इस्तेमाल किया और इस तरह चंदू के लिए ये मुआवजा। आखिरकार बदला पूरा होने के बाद करने के लिए कुछ नहीं बचता है ना? इसीलिए तुम अनिच्छा से चंदू के साथ हो। जाहिर है अभी चंदू के साथ रहना भी बेहतर बदले के लिए है। आखिरकार उसके पास वो शारीरिक तरल पदार्थ हैं जिन्हें मुझे सोखना है। ये सही है। लेन किंग क्यू, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। लेन किंग क्यू को अब बार बार खुद को याद दिलाना पड़ रहा था, कहीं ऐसा न हो कि वो असल काम भूल जाए। जियाओ लेंग ये सब देखकर कुछ समझ गया। उद्धरण चिन्ह। तो बस मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं कि कढ़ाई किस चीज का इंतजार कर रही है। समय सही है।
आज रात नतीजों की परीक्षा ली जा सकती है।